नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में आने वाली एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्रोनॉमी का एक पार्ट है, जिसके टाइटल की अगर बात करें तो वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में है और प्रिसिशन फार्मिंग के बारे में है। साथियों, इस सब्जेक्ट की आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि ओनली पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसमें जितने जो ओल्ड पेपर है ना, उनमें सारे सिलेबस को कवर किया गया है और एक पेपर में लगभग सिलेबस में से हर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो अपनी सब्जेक्ट है वो साथियों थोड़ी टेक्निकल आधारित है, मतलब कैसी नई टेक्निकें हैं उन पर आधारित है और वो कृषि में कैसे उनका यूज़ होता है और क्या क्या उनके कंपोनेंट होते हैं और क्या उनकी यूज़ करने की प्रोसेस होती है, उनके बारे में अपन मेनली चर्चा करेंगे। और साथियों, आज की जो सब्जेक्ट है ये कोई रटने की सब्जेक्ट नहीं है, कैसी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की है। और जो भी उपकरण वगैरह अपन यूज़ में लेते हैं खेती में, जो भी नई तकनीक में अपन उपकरण यूज़ में लेते हैं, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे और बढ़िया तरीके से आराम से समझते हुए चर्चा करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच पाए। अब इसके बाद में चलते हैं साथियों आगे की ओर। और देखो, सबसे पहले आप सभी के लिए खुशखबरी है साथियों, जो भी स्टूडेंट अगर कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, आपका भाई बहन, तो उसके लिए कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, एसके इंजॉमनेर के अंडर हो, चाहे वो उदयपुर के अंडर हो, चाहे वो जोधपुर के अंडर हो, किसी के भी अंडर हो, उनके कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर की 10 की 10 सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्लासेस है, टॉपिक वाइज नोट्स है और सारे ओल्ड पेपर्स के क्या है सॉल्यूशन है। कितने में? मात्र 599 में अभी ऑफर चल रहा है। वैसे ये 1000 रुपये का कोर्स है। कितने का है? 1000 रुपये का कोर्स है। अभी ऑफर में कितने में मिल रहा है? मात्र 599 में। न्यू ईयर का, नई साल का क्या है ऑफर है। इसके साथ ही अगर किसी स्टूडेंट के स्टैटिक्स बेक है या आपके कोई जूनियर हैं, उनको स्टैटिक्स के कंप्लीट कोर्स के बारे में बता सकते हो और कितने में है? 79 में। अब इसमें इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली है, मतलब स्टूडेंट्स के जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम के पहले भी इसको आराम से कवर कर सकता है। इतना का इसमें वो है 6 से 8 घंटे की इसमें टोटल क्लासेस है, जिसमें सभी टॉपिकों की क्लास है और इसके अलावा पेपर सॉल्यूशन है। सभी यूनिवर्सिटियों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, जिसमें थ्योरी में ज़्यादा पूछा जाता है। अपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर न्यूमेरिकल कम पूछकर थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद में देखो, मैथ और स्टेट सबसे ज़्यादा बैक आने वाली है, तो मैथ का कंप्लीट कोर्स है कितने में? मात्र 299 में। कितने में है? मात्र 299। अभी न्यू ईयर के ऑफर में ये रेट है। इसके बाद में है साथियों, अगर कोई बीकानेर यूनिवर्सिटी में आपका कोई जानकार है, कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए एंटो का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है मात्र 69 में। कितने में? मात्र 69 रुपीज़ में। और अदर जो भी फर्स्ट ईयर के कोर्सेस है, जैसे बायोकेमिस्ट्री का हुआ, इंग्लिश हुआ, सारे पर कितना है? 20% ऑफर है। कितना है? 20% ऑफर चल रहा है, मतलब 79 में सारे मिल रहे हैं। और साथियों, इसमें कोई पढ़ाने का चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इसमें ओनली जीएसटी चार्ज और सर्वर चार्ज पे करवाया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। तो साथियों, कोई स्टूडेंट हो जिसको अभी तक भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको ज़रूर जानकारी ये पहुंचाए। और अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर अपना जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप बात कर सकते हो। और ये जो ऑफ़र है ओनली 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए है? 30, 31 और 1, बस 3 दिन के लिए ऑफ़र है। अब चलते हैं अपना जो सबसे पहले पेपर कौन सा है? 2022 के पेपर में अपन देखते हैं।
सबसे पहले में अपना जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर होता है, क्या होता है, सटीक खेती। साथियों, सटीक खेती का मतलब क्या होता है, मैं सीधा सा समझा दूँ कि जैसे मान लो आजकल उर्वरक यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, केमिकल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए प्रिसिशन एग्रीकल्चर अपनाएगी। अब प्रिसिशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे मान लो अब कोई भी उर्वरक अपने को देना है, तो अब मतलब आपने देखा होगा तो खेती में क्या हो रहा है, खर्च ज़्यादा होता है, मतलब इनपुट तो ज़्यादा लगता है और आउटपुट कम मिलता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए प्रिसिशन एग्रीकल्चर अपनाएंगे। अब ऐसी तकनीकें आ गई है जहाँ पर पानी की आवश्यकता है वहीं पर पानी दिया जाएगा, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वहाँ पर ही न्यूट्रिएंट्स दिया जाएगा। मतलब पूरा किस पर आधारित हो गया, टेक्निक पर आधारित हो गया। इसी क्या बोलते हैं, प्रिसिशन एग्रीकल्चर या प्रिसिशन फार्मिंग या सटीक खेती के नाम से जाना जाता है। अब इसी में आता है रिमोट सेंसिंग। अब मैंने कहा कि एक खेत है जहाँ पर क्या है, पोषक तत्व की कमी है, वहीं पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो साथियों, अपन जब अप्लाई करेंगे, किसी भी मशीन के द्वारा अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर पोषक तत्व की कमी है, वहाँ पर अपन यूज में लेते हैं रिमोट सेंसिंग। क्या लेते हैं, रिमोट सेंसिंग। इसमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर पोषक तत्व की मात्रा कितनी है। अगर वो सेंसर बोलता है कि यहाँ पर जो पोषक तत्व है ये है, मतलब अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो फर्टिलाइजर गिरना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जहाँ पर कमी लगती है सेंसर्स को, वहाँ पर क्या होता है, पोषक तत्व या जो फर्टिलाइजर्स है उनको डाला जाता है। तो रिमोट सेंसिंग देखो, किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना ही उस वस्तु से संबंधित क्या करना, जानकारी प्राप्त करना। जैसे कोई भी सैटेलाइट है या कोई भी मशीन लग रही है, अब उस धरती के, वो उस भूमि के या उस भूतल के संपर्क में थोड़ा ना आएगा, बिना संपर्क में आए वहाँ की जानकारी प्राप्त कर लेता है कि यहाँ पर पोषक तत्व है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। दोबारा से देख लो, किसी भी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना ही उस वस्तु से संबंधित जानकारी जब ले लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग हुआ, जीपीएस हुआ, जीआईएस हुआ, पूरी जो अपनी प्रिसिशन एग्रीकल्चर है इसमें कीवर्ड मान लो आप। इसके बाद में है जीपीएस। रिमोट सेंसिंग को अच्छे प्रकार से समझ गए। इसके बाद में दूसरी चीज आती है ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम। क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस क्या होता है साथियों, जीपीएस का नाम आपने सुना होगा कि जीपीएस होता है, जीपीएस होता है। अब साथियों ये क्या होता है, जो सैटेलाइट नेटवर्क होता है या उपग्रह नेटवर्क होता है, इस पर आधारित एक क्या है, नेविगेशन प्रणाली है। कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ये जरूर लिखना, नेविगेशन प्रणाली है जो कि सटीकता के साथ में 100 से लेके 0.01 मीटर स्थितीय जानकारी को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अब साथियों, ये जो सैटेलाइट नेटवर्क होता है इस पर आधारित है क्या है, नेविगेशन। मतलब ये क्या करता है, नेविगेशन, संकेत देता है। जैसे अपना जो मैप का चलता है, जैसे मैप चलता है, जैसे अपने को कहीं भी जाना है, अपन मैप में लोकेशन डालते हैं, तो वो किस पर आधारित होता है, वो जीपीएस पर आधारित होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपनी कोई भी बाइक होती है, अगर उसमें अपन ने जीपीएस की चिप लगा दी, तो अब वो बाइक कहीं भी जाएगी तो अपने को नेविगेशन मिल जाएगा, अपने को संकेत मिल जाएंगे। तो यही क्या है, जीपीएस है। जीपीएस उपग्रह नेटवर्क पर आधारित एक क्या है, नेटवर्क प्रणाली है जो कि सटीकता के साथ में क्या देती है, स्थितीय जानकारी देती है, या उसका क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। तो इसे क्या कहते हैं, जीपीएस कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आई होप आप सभी को जीपीएस की फुल फॉर्म समझ में आएगी, डेफिनेशन समझ में आएगी। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है अपना नेक्स्ट इमेज, कि इमेज क्या होती है। देखो, किसी भी चीज या बंबू का दृश्य प्रतिनिधित्व है जो कि फोटोग्राफिक सामग्री पर निर्मित किसी भी वस्तु की संभावना या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर क्या होता है, निर्मित होता है। कोई भी वस्तु है, अब उस वस्तु का, जैसे मान लो कोई भी क्या है, वस्तु है, उस वस्तु का दृश्य
कोई भी वस्तु है उसका दृश्य प्रतिनिधित्व जो फोटोग्राफिक सामग्री है इस पर निर्मित किसी भी वस्तु की संभावना या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर क्या होता है, निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है, इमेज निर्मित होता है। अब इसके बाद में है नेक्स्ट नैनो स्केल इफेक्ट। क्या होता है नैनो स्केल इफेक्ट। अब साथियों नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको चर्चा कर लेता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी है कि जो भी बहुत बड़ी मात्रा में जो उर्वरक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नैनो यूरिया का नाम सुना होगा। नैनो यूरिया क्या है, नैनो यूरिया है कि मतलब जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उर्वरक के क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नैनो यूरिया। मतलब जैसे 50 किलो का जो कट्टा था ना उसको 1 लीटर की बोतल में बदल दिया गया। मतलब छोटे छोटे कणों से क्या होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अब देखो नैनो स्केल इफेक्ट क्या होते हैं। नैनो स्केल इफेक्ट क्या होता है, देखो 2 प्रमुख कारक है जो कि भौतिकी गुणे और भौतिकी गुणों में भिन्नता होने के कारण बनते हैं। मतलब 2 प्रमुख कारक हैं जो कि भौतिक और अभौतिक जो गुण हैं उनमें भिन्नता के कारण बनते हैं, जिनसे सापेक्ष सतह क्षेत्रफल और इसके प्रभाव में क्या होती है, नैनो स्केल के प्रभाव में क्या होती है, वृद्धि होती है। सापेक्ष सतह के क्षेत्रफल में और इसके प्रभाव में क्या होती है, नैनो स्केल के प्रभाव में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसके कारण होता है, अभौतिक और जो भौतिक गुण हैं इनमें भिन्नता होने के कारण। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना यील्ड मॉनिटरिंग। यील्ड मॉनिटरिंग का मतलब है उपज का मूल्यांकन करना। क्या है, सॉरी, उपज की निगरानी रखना। क्या है, उपज की निगरानी रखना यील्ड मॉनिटरिंग होता है। देखो प्रिसिशन एग्रीकल्चर का ही एक कंपोनेंट है यील्ड मॉनिटरिंग। देखो सूक्ष्म स्तर पर योजना बनाने व फसल बीमा मांग के लिए क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर फसल की कटाई पूर्व फसल का क्या, फसल उपज का क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यील्ड मॉनिटरिंग। यील्ड मॉनिटरिंग या उपज की निगरानी क्या होती है, जैसे कोई भी फसल है, फसल बीमा के लिए मान लो या उस पर लोन के लिए मान लो या कोई भी योजना बनाने के लिए मान लो। अब इसके लिए अपन उपज का क्या करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं। मतलब उपज प्राप्त होने से पूर्व ही उसका अनुमान लगा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड यील्ड मॉनिटरिंग। मतलब इसी को क्या कहते हैं, उपज निगरानी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उपज निगरानी कहते हैं। इसके बाद में अपना आता है नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अंतर। साथियों यील्ड मॉनिटरिंग आपको समझ में आया कि नहीं है। यील्ड मॉनिटरिंग में अपन मतलब ऐसी तकनीकियाँ जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर की बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ यूज में लेते हैं जिसके द्वारा अपन पहले ही उनका क्या कर लेते हैं, उपज का पूर्वानुमान कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। अब देखो इसमें है बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अंतर है। देखो सबसे पहले है यह एक क्या है, व्यापक क्षेत्र है। जो बायोटेक्नोलॉजी का है क्या है, विस्तृत क्षेत्र है जिसमें सामाजिक लाभ के लिए नए उत्पादों व टेक्नोलॉजी का विकसित करने के लिए जीवित जीवी और विभिन्न प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जो जीवित जीव होते हैं उनका यूज किया जाता है और विभिन्न प्रोसेस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कि व्यापक क्षेत्र है जिसमें नए उत्पाद और टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए जीवों का यूज किया जाता है और विभिन्न प्रकार की प्रोसेस का यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या है साथियों, बायो इन्फॉर्मेटिक्स यह क्या है, एक अंतर विषय क्षेत्र है। ये क्या है, व्यापक क्षेत्र है जो कि जैविक जो है उनका क्या करता है, जैविक कारक होते हैं उनका क्या करता है, विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए कंप्यूटेशनल और सांख्यिकी उपकरणों का क्या करता है, यूज करता है। मतलब जो कंप्यूटर पर आधारित और जो सांख्यिकी पर आधारित उपकरण होते हैं उनका क्या करता है, यूज करता है। क्या करता है, यूज करता है। कंप्यूटर पर आधारित और सांख्यिकी पर आधारित जो भी उपकरण है उनका यूज करता है और इसके द्वारा क्या करता है, एनालिसिस और एक्सप्लेन करता है। किसी भी चीज के बारे में एनालिसिस करता है और क्या करता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट यह प्रयोगशाला पर आधारित क्या है, प्रणाली है और यह कंप्यूटर बेस्ड क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब इसके बाद में देखो अनुप्रयोग कहाँ पर होता है, इसका उपयोग क्या होता है, नई दवाओं
और उपचारों और कृषि जैव प्रौद्योगिकी और औद्योगिक जो जैव प्रौद्योगिकी है इसके विकास करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का मेनली क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना अनुप्रयोग कि जीनोम अनुक्रमण और दवा की खोज के लिए इसका क्या किया जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना है ब्लैंकेट एप्लीकेशन और वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। साथियों ये एक प्रकार की क्या है, टेक्निक है। ये क्या है, ब्लैंकेट एप्लीकेशन मतलब उर्वरक देने का एक तरीका है। उर्वरक देने का क्या है, एक तरीका है। दोनों में अंतर अपनी भाषा में समझो। सबसे पहले ब्लैंकेट एप्लीकेशन का मतलब है कि अपना एक 10 बीघे का क्या है, खेत है। अब एक 10 बीघे के खेत में अपन कंप्लीट जो फील्ड है अपना, उसमें अपन क्या करते हैं, एक समान मात्रा से कोई भी मान लो कोई भी बीज डालते हैं या उर्वरक डालते हैं। जैसे उर्वरक पर आधारित है तो उर्वरक समझो कि कंप्लीट खेत में एक समान मात्रा में क्या डालते हैं, इक्वली रूप से क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। तो वो तो कौन सा हुआ, ब्लैंकेट एप्लीकेशन हुआ। एक होता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक 10 बीघे का खेत है। अब मान लो इसमें यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर कम ज़रूरत है, और यहाँ पर मीडियम ज़रूरत है, और यहाँ पर बहुत ही क्या है, कम ज़रूरत है। तो अब इसके आधार पर ही वो डालेगा। मतलब यहाँ पर बहुत कम है तो बहुत कम डालेगा, वो बहुत कम उसकी रिक्वायरमेंट है तो बहुत कम डालेगा। मतलब रिक्वायरमेंट के आधार पर क्या डालना, उर्वरक डालना। वीआरटी टेक्नोलॉजी, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। ब्लैंकेट का मतलब समान मात्रा में, जहाँ पर उसकी चाहे आवश्यकता हो या नहीं हो। देखो इसमें संपूर्ण क्षेत्र पर एक समान रूप से फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जाता है, और इसमें एक निश्चित क्षेत्र पर फर्टिलाइजर का जहां पर आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पर छिड़काव किया जाता है। इसमें संसाधनों का असीमित उपयोग होता है। मतलब इसमें खर्च क्या आता है, अधिक आता है। मतलब संसाधनों का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और इसमें संसाधनों का क्या होता है, संरक्षण होता है, संरक्षित रहते हैं। कैसे कि कम यूज होता है। इसके बाद में है इसमें पोषक तत्वों का प्रयोग अक्सर मिट्टी की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाता है। जैसे मिट्टी को कम आवश्यकता है तो कम नहीं होगा, यहाँ पर तो समान मात्रा में होगा सभी जगह। इसके बाद में है इसमें किसानों की दक्षता बढ़ाने और पैदावार की सुधार करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों की टेक्निक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे अपना है टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन प्रिसिशन फार्मिंग। क्या है, टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन प्रिसिशन फार्मिंग, जो अपनी सटीक खेती होती है। मतलब कब देना है उर्वरक या बीज, कुछ भी मान लो, कब देना है और कहाँ देना है और कैसे देना है, इसका अपने को कहाँ से पता चलता है, सटीक खेती से या प्रिसिशन एग्रीकल्चर से। अब देखो इसमें सबसे पहले जो अपनी प्रिसिशन एग्रीकल्चर होती है, इसमें मेनली कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। पहले है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फिर इसके बाद अपन ने की है। इसके बाद में जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद में रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है, जिसकी अपन ने चर्चा की थी। और इसके बाद में वीआरटी, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, जो अपन ने बात की थी ना अभी, कि जहां पर उर्वरक की आवश्यकता होती है वहीं पर दिया जाता है वीआरटी के द्वारा। वीआरटी एक मशीन होती है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में सेंसर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इसके बाद में ग्रिड सैंपलिंग फॉर टारगेटेड फार्मिंग। इसका मतलब होता है कि एक कोई खेत होता है ना, उसको विभिन्न भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। उनकी रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट मान लो, सीड रिक्वायरमेंट मान लो, इरिगेशन रिक्वायरमेंट मान लो, इसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेते हैं, उसको ग्रिड सैंपलिंग मतलब खेत को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। क्रॉप स्काउटिंग, क्रॉप स्काउटिंग का मतलब होता है फसल की निगरानी रखना। मतलब क्रॉप स्काउटिंग का मतलब जो फसल है उसकी देखभाल करते रहना, क्रॉप स्काउटिंग के अंतर्गत आता है। यील्ड मैप्स एंड यील्ड मॉनिटर्स, मतलब इसमें क्या करते हैं, जो उपज है उसका माप पहले ही कर लेते हैं, और इसके अलावा जो उपज है उसकी निगरानी रखी जाती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज किसमें यूज की जाती है, अपने प्रिसिशन एग्रीकल्चर में यूज की जाती है। इसके बाद में है कॉन्सेप्ट ऑफ जो रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग
सेंसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखो। सबसे पहले है, जब विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है एक सतह पर गिरती है, जब क्या आएगी, विद्युत चुंबकीय विकिरण एक सतह पर आकर गिरती है, एक सतह है और ये सैटेलाइट के द्वारा क्या आ रही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण आ रही है, ये कहाँ पर सतह पर गिर रही है, उनकी कुछ एनर्जी तो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जबकि कुछ सतह से प्रेषित हो जाती है, मतलब वापस की ओर चली जाती है, और बची हुई जो विकिरण होती है वो परिलक्षित होती है। तो सरफेस भी एनर्जी के रूप में क्या करता है, रिलेशन, और क्या करता है, इसका उत्सर्जन करता है, मतलब क्या करेगा, इसके रिटेंशन या इसका क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, इमिशन करेगा, मतलब जो सतह है, सतह इसका क्या कर देगी, वापस उत्सर्जन कर देगी। तो अब देखो इसके बाद में ये प्रोसेस देख लिए, सबसे पहले कोई विकिरण आएगी, विकिरण आने के बाद में सतह से टकराएगी, कुछ तो यहाँ पर ग्रहण कर ली जाएगी और कुछ क्या होगी, इमिशन, मतलब वापस से क्या होगी, उत्सर्जित होगी। अब इसके बाद में देखो उपग्रह में जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में जो डिजिटल सेंसर होते हैं, डिजिटल सेंसर होते हैं, इनके द्वारा जो परिलक्षित और जो उत्सर्जित जो विकिरण है इसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो यहाँ से मैंने कहा था ना कि वापस से क्या गई, वापस से उत्सर्जित होकर विकिरण गई या परिलक्षित होकर जो विकिरण गई, उनको क्या करता है, जो ऊपर डिजिटल सेंसर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में है जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो सॉरी यहाँ पर देखो, उपग्रह में जो डिजिटल सेंसर होते हैं वो उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद में देखो नेचुरल रिसोर्सेस है, इनके प्रबंधन के लिए जो अपने सैटेलाइट होते हैं वो रिमोट सेंसिंग का क्या करते हैं, व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका अपने को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है, तो इसका जो रिमोट सेंसिंग है उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। साथियों आपको इसको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले कि अपने जब क्या आती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी की सतह पर आ जाती है या किसी भी सतह पर आकर गिरती है, सतह पर आकर गिरेगी तो वहां से कुछ तो वहां पर अवशोषित कर ली जाएगी, कुछ वहां से क्या होगी, परिलक्षित होगी और उत्सर्जित होगी। तो जो उत्सर्जित होगी उनको क्या करता है, ऊपर जो सेंसर्स लगे होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और इसके आधार पर ही क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है कि जो इंफॉर्मेशन गई, जो वापस से क्या हुई, विकिरणें गई, उनके द्वारा ही क्या करते हैं, अपन विभिन्न इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सेंसर्स के द्वारा। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने आता है राइट एन एसे ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन प्रेजेंट। मतलब जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है इनका, मतलब जो जैव सूचना है इनका यूज विज्ञान में कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसका एक क्या लिखिए, इसका एक मतलब प्रोसेस लिखिए कि कहाँ कहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज होता है, इसके बारे में ऐसे लिखना है। तो देखो जैव सूचना विज्ञान के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैव सूचना विज्ञान एक क्या है, बहुविषयक क्षेत्र है, क्या है, बहुविषयक क्षेत्र है जिसका उपयोग कई जीवन विज्ञानों में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मतलब ये क्या है, जैव सूचना विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र है जिसका उपयोग कई जीवन विज्ञान में किया जाता है। अब इसके बाद में देखो आगे क्यों, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ये देख लो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कृषि में जीनोम अनुक्रमण प्रभाव के क्षेत्र में किया जाता है, कृषि जैव सूचना विज्ञान के रूप में अनुप्रयोग होता है। इसके अलावा जो कृषि की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो डेटाबेस होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। और इसके अलावा मेनली इसके यूज देखें, मेनली मतलब ये तो किसके लिए हुई है, कृषि विकास के लिए जीनोमिक्स यूज हुए। अब है पादप जीनोमिक्स, इसमें कहाँ कहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर मॉडल जीव की भूमिका के लिए और पादप जीनोम का डेटा प्रबंधन और वितरण के लिए, आणविक पादप प्रजनन में, मॉलिक्यूलर में यूज होता है इसका। और इसके अलावा तर्कसंगत संयंत्र सुधार में, जीनोटाइप निर्माण में इसका प्रयोग होता है। और
QTL में भी इसका क्या होता है, यूज होता है, जहां पर जो मात्रात्मक जो विशेषता होती है उसको लोकस करने के लिए या उसका विश्लेषण करने के लिए या उसका मैपिंग या मानचित्रण करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या होता है, यूज होता है। इसके एप्लीकेशन पूछ रहा था। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना आता है कि डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन STCR। साथियों इसका मतलब पहले फुल फॉर्म देखो कि STCR की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। क्या होती है, दोबारा से फुल फॉर्म देखो, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। क्या होती है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। मतलब सॉइल का टेस्ट करते हैं और क्रॉप का रेस्पॉन्स देखते हैं, इसके द्वारा इसके आधार पर ही क्या करते हैं, इसके आधार पर ही उर्वरक दिया जाता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन STCR। STCR क्या है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। मतलब सॉइल का टेस्ट करते हैं और क्रॉप, मतलब सॉइल और क्रॉप दोनों के आधार पर क्या देते हैं, अपने जो फर्टिलाइजर है इसको क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। सही। अब देखो इसमें क्या होता है साथियों, ये वो ही टेक्निक है जैसा कि अपनी ये खेत है। अब यहाँ की जो भूमि है ये क्या है कि यहाँ पर उर्वरक कम है और यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। मतलब यहाँ पर तो उर्वरक देंगे नहीं और यहाँ पर कम है, वहां पर उर्वरक दे देंगे। ये किसके आधार पर पता चलेगा, सॉइल टेस्ट के आधार पर। अब एक खेत है जहां पर खड़ी फसल है, अब उसमें फसल के आधार पर देखेंगे कि यहाँ पर तो पर्याप्त मात्रा है तो यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ पर कमी है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, फर्टिलाइजर दे देंगे। मतलब रिकमेंडेशन किसके आधार पर, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स के आधार पर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो STCR है इसकी डेफिनेशन वैसे तो मैंने बता दी। देखो STCR एक क्या है, दृष्टिकोण है, एक सटीक कृषि की क्या है, एक तकनीक है। प्रिसिशन फार्मिंग की क्या है, एक प्रकार की टेक्निक है जो कि मिट्टी की उर्वरता और पौधों में पोषक तत्व की आवश्यकता के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। किसके बारे में, मिट्टी में पोषक तत्व की या उर्वरता की, और इसके अलावा पौधों में पोषक तत्वों की आवश्यकता की क्या देता है, जानकारी देता है। अब साथियों इतना पता चल गया कि STCR किसकी जानकारी दे रहा है, पौधों में पोषक तत्व की और मिट्टी में उर्वरता की। तो इन दोनों का अपने को पता चल रहा है कि कौन से इलाके में मिट्टी में उर्वरता है, कौन से में इलाके में पौधों में पोषक तत्व है। तो इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं क्या, फर्टिलाइजर कि कौन से एरिया में ज्यादा देना है, कौन से में कम देना है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं, STCR के क्या क्या बेनिफिट्स है। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसमें शायद कोई रटने की चीज नहीं है कि सॉइल टेस्ट और क्रॉप के आधार पर क्या करते हैं, उर्वरक देते हैं सॉइल में, और जो अपना प्लांट है इसमें पोषक तत्व वगैरह देख लेते हैं किस टेक्निक के जरिए, STCR टेक्निक के जरिए। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर कि STCR के क्या क्या बेनिफिट्स है। बहुत सारे बेनिफिट्स है और इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि अपन रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो दोनों टेस्ट के आधार पर कर रहे हैं। मतलब इससे जो फर्टिलाइजर वगैरह है उनकी बचत हो रही है, सॉइल पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ रहा, बहुत सारे लाभ होते हैं। देखो सबसे पहले है STCR द्वारा सॉइल में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और उस तत्व की कमी होने पर उसे पूर्ण किया जाता है। पहला बेनिफिट क्या हो गया, STCR के द्वारा सॉइल में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और उस पोषक तत्व की कमी होने पर उसे पूर्ण किया जाता है। इसके बारे में देखो नेक्स्ट, STCR सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स द्वारा पोषक तत्व की मात्रा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, और पूर्ति करने से जो कृषि उपज है इसमें और मृदा उर्वरता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ये भी इसका क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। साथियों मैं अभी भी बता देता हूं कि इसमें पेपर सॉल्यूशन नहीं है ओनली, इसमें कंप्लीट आपका सिलेबस आ जाएगा 99%। अगर फिर भी कोई रहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, बाकी मैं आपको सभी सेंड कर दूंगा। STCR टेक्निक है, ये बोल रही है कि इसमें क्या करते हैं अपन, पोषक तत्व की जो मात्रा है इसको ज्ञात करके पूर्ति करते हैं, जिससे अपने को कृषि की जो उपज है और जो मृदा की उर्वरता है इसमें क्या मिलती है, बढ़ोतरी मिलती है। दूसरा लाभ हो गया। इसके बाद में देखो आगे देखो
सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स के द्वारा उर्वरक की उच्च मात्रा का विश्लेषण और इसकी सिफारिश भी की जाती है। ये इसका क्या हुआ लाभ हुए। इसके अलावा STCR से जो प्राप्त जो समायोजन समीकरण होता है ये याद होता है तो सही है, वरना रहने देना। इसके अलावा साथियों अब अपन बनाते हैं STCR के और क्या क्या लाभ होते हैं। जो STCR है अपने को पता है कि उर्वरक दे रहे हैं। अब उर्वरक किसके आधार पर दे रहे हैं? रिकमेंडेशन, मतलब आवश्यकता के आधार पर टेस्ट करके। तो इससे क्या हो रहा है? एक उर्वरक की बचत हो रही है, एक लागत कम मिल रही है, लागत कम हो रही है, कॉस्ट क्या लग रही है? कम लग रही है STCR टेक्नोलॉजी के द्वारा या टेक्निक के द्वारा। समझ में आया कि नहीं है? और भी आपको जो भी माइंड में आता ना STCR की अपन इसकी टेस्ट के आधार पर अगर देते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, ये सारे पॉइंट्स बना बना कर आप लिख सकते हो। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट आता है अपने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट। क्या है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट। देखो ऑप्टिमाइजेशन जो मॉडल होता है, कौन सा मॉडल? जो ऑप्टिमाइजेशन जो मॉडल होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो निर्दिष्ट जो संदर्भ होता है इसके तंत्र के व्यावहारिक प्रचलन हेतु सर्वोत्तम विकल्प की क्या करना? खोज करना। मतलब एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स है उनका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, इसके मॉडल। जो ऑप्टिमाइजेशन जो मॉडल है ये क्या करता है? व्यावहारिक प्रचलन हेतु क्या करता है? सर्वोत्तम विकल्प की क्या करता है? खोज करता है। अब इसके बाद में देखो इसके आगे की ओर इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अब देखो समाधान प्राप्त करने के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए समाधान प्राप्त करने के लिए उन निर्णय और नियमों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं जो कि कुछ अनुकूल एल्गोरिथ्म्स के क्या होते हैं? संगत होते हैं। और इस कारण जो इनकी संरचना है इनमें क्या आ जाती है? अनियमितता आ जाती है। क्या आ जाती है? ऑप्टिमाइजेशन मॉडल की संरचना में क्या आ जाती है? अनियमितता आ जाती है। जिससे रेखीय और अरेखीय कोई प्रोग्रामिंग है इसका प्रारंभ में जो उद्यम का जो चयन करते हैं और जो संसाधन आवंटन करते हैं इसके लिए जो कृषि का स्तर है ये क्या किया गया है? मतलब कृषि के स्तर पर करते हैं। किसका? संसाधन का आवंटन और उद्यम का चयन किसके आधार पर करते हैं? कृषि के स्तर पर करते हैं। और बाद में जो कृषि और क्षेत्रीय जो प्रतिस्पर्धा है इसके परिवहन अध्ययनों और एकीकरण और उत्पादन और वितरण प्रजातियों और प्रौद्योगिकी के जो नीतिगत जो क्या होते हैं? मुद्दे होते हैं, मुद्रा होती है, इनके मूल्यांकन के लिए इसका अनुप्रयोग विकसित किए गए। मतलब किसके? ऑप्टिमाइजेशन मॉडल के। अनुकूलन मॉडल कई जैविक विवरणों को शामिल करने के लिए अनुमति नहीं देता है। कौन सा? ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। अब इसके बाद में है वास्तविकता का क्या हो जाता है? जो प्रदर्शन है वो क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। इसलिए जो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है वो कई जैविक विवरणों को क्या नहीं देता है? अनुमति नहीं देता है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने को पूछ रहा है एक्सप्लेन ऑफ क्रुक्स ऑफ प्रिसिशन फार्मिंग और डिस्क्राइब द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन प्रिसिशन फार्मिंग। की मतलब अपने प्रिसिशन फार्मिंग क्या है और इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई और इसके टूल्स क्या है और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स मेनली यूज किए जाते हैं। अब देखो जो प्रिसिशन फार्मिंग है यह क्या है? एकीकृत सूचना और उत्पादन पर आधारित क्या है? कृषि प्रणाली है। एकीकृत सूचना और उत्पादन पर आधारित क्या है? प्रणाली है जिसे पर्यावरण पर अनपेक्षित प्रभावों को कम करते हुए दीर्घकालिक साइट विशिष्ट एवं संपूर्ण कृषि उत्पादन दक्षता और उत्पादकता लाभप्रदता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथियों अगर इसकी मैं सटीक और शॉर्ट और भी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो एक क्या है? प्रिसिशन एग्रीकल्चर आधुनिक खेती की एक पद्धति
पद्धति है जो कि मतलब जितनी उसको आवश्यकता होती है, जैसे अपने जो भी क्या है, जो भी एग्रीकल्चर के इनपुट्स है उनकी आवश्यकता के आधार पर या जहाँ पर उनका यूज़ होता है वहीं पर उनका क्या करता है, यूज किया जाता है। जैसे कहाँ पर करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, इनपुट्स का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये बताती है कौन सी टेक्निक, प्रिसिशन फार्मिंग। मतलब प्रिसिशन फार्मिंग एग्रीकल्चर की एक आधुनिक पद्धति है जो कि बताती है कि कब, कैसे और कहाँ पर जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है उनका यूज करना है। दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन फार्मिंग। अब इसके बाद में देखो प्रिसिशन फार्मिंग के एम्स क्या क्या है, मतलब प्रिसिशन फार्मिंग के उद्देश्य क्या क्या है। देखो इसमें एक तो एट इम्प्रूविंग ऑफ क्रॉप परफॉर्मेंस, मतलब क्या करना, क्रॉप की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना, और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना। मतलब इम्प्रूव करना क्रॉप के परफॉर्मेंस को और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को। मतलब जो प्रिसिशन फार्मिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तो क्रॉप की परफॉर्मेंस को बढ़िया करना और एक इन्वायरमेंट में मोस्ट क्या है, इन्वायरमेंट को क्या करना, इन्वायरमेंट में इम्प्रूव करना या उसकी परफॉर्मेंस को सही करना। इसके बाद में है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिशन फार्मिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिशन फार्मिंग क्या है, जो मैंने डेफिनेशन में बताया वही है कि राइट इनपुट, मतलब राइट इनपुट, अपने को सही इनपुट देने हैं और राइट टाइम, सही समय पर देना है और राइट अमाउंट, सही मात्रा में देना है। राइट प्लेस मतलब सही स्थान पर देना है, सही स्थान पर देना है। इसके बाद में राइट मैन्योर, मतलब अपने को सही प्रकार का जो भी अपन यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट वो सही प्रकार का देना है। मतलब इसमें वाक निवा मैंने कहा था कब, कहाँ, कैसे देना है, तो वो सारे क्या आते हैं, इनपुट्स आते हैं। अब देखो राइट इनपुट, राइट टाइम, राइट अमाउंट, राइट प्लेस, राइट मैन्योर। अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये एग्रीकल्चर इनपुट है। क्या है, एग्रीकल्चर में जो भी अपन यूज लेते हैं इनपुट वगैरह, संसाधन वगैरह, उनके लिए बोल रहा है कि राइट इनपुट चूज कीजिए। मतलब सही, जो भी अपन सोर्स यूज कर रहे हैं जो भी एग्रीकल्चर में, वो सही यूज कीजिए, सही समय पर कीजिए, सही मात्रा में कीजिए और सही स्थान पर कीजिए। यही क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिशन फार्मिंग। अब इसके बाद में है जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर में जो यूज होने वाले जो उपकरण है, औजार है, वो 2022-23 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 में बताए गए हैं, तो वहाँ से आप देख लेना, इसी में है, इसी सॉल्यूशन में। अब इसके बाद में देखो डिस्कस द एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन एग्रीकल्चर एंड लिमिटेशन ऑफ रिमोट। मतलब अपने को जो रिमोट सेंसिंग है उसकी लिमिटेशन की चर्चा करनी है, एप्लीकेशन की चर्चा करनी है, और जो एग्रीकल्चर है इसमें क्या, इसकी क्या है, जो अगर बात करें तो इसकी क्या लिमिटेशन है उनकी अपन चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले है रिमोट सेंसिंग की प्रमुख सीमा तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा जैसे भौतिक मापदंडों को मापने में क्या होती है, असमर्थ होती है। मतलब रिमोट सेंसिंग किस किस को, तापमान को, आर्द्रता को, हवा की गति को, दिशा को, ऐसे भौतिक जो भी मापदंड है इनको मापने में क्या होती है, असमर्थ होती है। पहला इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, पहली समझ में आ गई। दूसरी देखो रिमोट सेंसिंग मिट्टी की नमी की मात्रा का प्रत्यक्ष रूप से माप प्रदान नहीं करती है। मतलब मॉइस्चर, सोइल में कितने मॉइस्चर है इसका प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट लिमिटेशन देखो कि रिमोट सेंसिंग में कार्य क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। मतलब जो रिमोट सेंसिंग है इसमें कार्य क्षमता, जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ये इसकी लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट देखो कि रिमोट सेंसिंग डेटा का संग्रह है और विशिष्टीकरण और स्पष्टीकरण और विशिष्ट उपकरण आवश्यक कौशल के कारण क्या है, महंगा है। मतलब रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग में जो डेटा संग्रहकरण है, स्पष्टीकरण है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे महंगे हैं। क्या है, सारी जो क्रियाएं हैं इसके कारण रिमोट सेंसिंग क्या है, महंगा है। अब इसके बाद में देखो एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में कहां कहां पर रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। देखो रिमोट सेंसिंग कृषि क्षेत्रों में, मतलब एग्रीकल्चर एरिया
एरियाज की निगरानी रखने में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। सबसे पहला हो गया कि जो रिमोट सेंसिंग है, जो कृषि के जो क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर एरियाज होते हैं, उनमें निगरानी रखने का क्या करता है, एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इसके अनुप्रयोग जो भी एग्रीकल्चर में है वो निम्नलिखित है। पहले हैं स्पेसिफिक या साइंटिफिक एप्लीकेशन, मतलब वैज्ञानिक किस प्रकार से यूज करते हैं। सभी प्रकार के जो प्लांट इंडेक्स होते हैं, अब इनका जो है सभी प्रकार के प्लांट इंडेक्स युक्त फसल विज्ञान में, और इसके बाद में एग्रीकल्चरल जो क्लाइमेटोलॉजी है, मतलब जो जलवायु विज्ञान है वहाँ पर, और इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में, इसके अलावा जियोग्राफिकल चेंज में, इसके बाद में हाइड्रोलॉजी में, सॉइल सरफेस और क्लाइमेट साइंस में, सॉइल साइंस में, लोकल इकोसिस्टम में, और बॉटनी और फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है, रिमोट सेंसिंग का मेनली क्या किया जाता है, वैज्ञानिक अनुप्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में है नेक्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट एप्लीकेशन। किसमें, मैनेजमेंट एप्लीकेशन में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे फील्ड में किया जाता है, और इसके अलावा इकोलॉजी में किया जाता है, इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन का असेसमेंट बनाने के लिए किया जाता है, और क्रॉप की कंडीशंस देखने के लिए किया जाता है, और कृषि की सूचना पद्धति में यूज किया जाता है, और इसके अलावा कृषि और शहरी विकास का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, भूमि में सुधार करने के लिए, और सिंचित क्षेत्रों की खोज के लिए, और जल के उपयोग के लिए किसका यूज किया जाता है, अपना जो रिमोट सेंसिंग है इसका यूज किया जाता है। क्रॉप का क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है किसका, रिमोट सेंसिंग का। डिस्कवर्ड ऑफ क्रॉप, क्रॉप की खोज करने के लिए, जैसे लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। इसके बाद में लैंड यूज और इवोल्यूशन, इसका मूल्यांकन और भूमि के उपयोग के लिए भी क्या किया जाता है, रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। मृदा प्रदूषण जांच करने के लिए और मृदा प्रबंधन के लिए इसका यूज किया जाता है, और वर्गीकरण के लिए, और अपरदन को देखने के लिए, और इसका मैनेजमेंट के लिए, और मृदा के सर्वेक्षण के लिए किसका यूज किया जाता है, रिमोट सेंसिंग का मेनली क्या किया जाता है साथियों, यूज किया जाता है। अब इसके बाद में देखो पिछले वर्षों में भारत में जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, क्या है, RST रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, इसके द्वारा संतोषजनक क्या है, उपलब्धि प्राप्त हुई है। जैसे फसल उत्पादन का पूर्वानुमान अपन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यील्ड मॉनिटरिंग। अब अपन ने बात की थी यील्ड मॉनिटरिंग पढ़ा था, तब अपने रिमोट सेंसिंग वहाँ पर यूज आ रही थी। मतलब फसल उत्पादन का पूर्वानुमान किसके द्वारा लगा रहे हैं, रिमोट सेंसिंग के द्वारा। अब इसके बाद में मृदा का मानचित्रण या सॉइल मैपिंग भी अपन किसके द्वारा कर लेते हैं, रिमोट सेंसिंग में। ये अपन पिछले वर्षों में ही अपन इनकी उपलब्धि प्राप्त हुई है। अब इसके बाद में है डिस्कस द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इनहेंसिंग फार्म प्रोडक्शन। मतलब जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका क्या यूज किया जाता है, फार्म का प्रोडक्शन या खेत का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है। देखो सबसे पहले कि फार्म का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है। देखो अधिक उत्पादन और बेहतर पर्यावरण, मतलब पर्यावरण को बढ़िया बनाने के लिए और अधिक उत्पादन के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, कुशल पोषक तत्वों के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए, जो लक्ष्य से जो मिट्टी को अधिक सक्षम बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मतलब जो अधिक उत्पादन, बेहतर पर्यावरण या कुशल पोषक तत्वों का उपयोग, इन सभी के लिए किसका यूज किया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी का। किसका यूज किया जाता है साथियों, नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो फर्टिलाइजर्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में जो पोषक तत्व प्रबंधन है, इसके दो महत्वपूर्ण मापदंड क्या होने चाहिए, निर्भर होने चाहिए। दो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो मापदंड है इन पर निर्भर होना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में अगर क्या करना है, पोषक तत्व प्रबंधन करना है, तो दो महत्वपूर्ण जो मापदंड है इन पर क्या होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। इसके बाद में देखो जो नैनो सामग्री है, जो नैनो सामग्री है इसको ऐसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए जो कि पौधों में जो पोषक तत्व है इनकी उपलब्धता पर क्या कर सके, सुनिश्चित, इनकी दर क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो, बढ़े। अब इसके बाद में देखो
जीरो वैलेट आयरन और नैनो कणों और यहाँ तक कि लोहे के नैनो कणों के उपयोग से कीटनाशक और भारी धातु से दूषित भूमि के वितरण के लिए क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है, जिससे कि कार्बनिक जो पदार्थ है इनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और जिस कारण उस जो फार्म है उसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है साथियों, इंक्रीज होती है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना है जो नैनो उर्वरक है, जो नैनो उर्वरक है, नैनो फर्टिलाइजर है, इनका पारंपरिक जो उर्वरक है इनके रूप में उभरने के साथ में, मतलब जो नैनो उर्वरक है, नैनो फर्टिलाइजर है, इनका पारंपरिक उर्वरकों के रूप में उभरने के साथ में जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे उसकी क्या होती है, सोइल की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो नैनो जियोलाइट्स है इसका यूज करके मृदा की जो अम्लीयता का प्रभाव है इसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। मतलब जो नैनो जियोलाइट्स है इसका यूज करके मृदा की जो अम्लीयता का जो प्रभाव है इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, जिससे कि प्रोडक्शन पर जो अम्लीयता का प्रभाव है इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। प्रोडक्शन पर जो अम्लीयता का जो पड़ने वाला प्रभाव है इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके बाद में देखो नैनो टेक्नोलॉजी से निर्मित जो भी नैनो फर्टिलाइजर है, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी से निर्मित क्या है, नैनो फर्टिलाइजर है, इनका मृदा में धीमी गति से, कैसे धीमी गति से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब इस चीज को आप समझिए कि जैसे मान लो अपन कोई भी नैनो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, नैनो यूरिया डाल रहे हैं, तो जैसे ही अपन डालेंगे ना तो वो धीरे धीरे क्या होगा, पौधे को प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि एक साथ ही मृदा में विलीन में घुल जाएगा, जितने पौधे ग्रहण किए तो ग्रहण किए वरना वो बाकी नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो अपने यूरिया वगैरह होते हैं जो कि एक साथ ही घुलनशील होते हैं और घुल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब ये जो नैनो यूरिया है ये धीरे धीरे क्या करता है, पोषक तत्वों को क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे फसल को पोषक तत्व आवश्यक रूप से क्या होते जाते हैं, उपलब्ध होते जाते हैं और इससे क्या बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब इसके बाद में देखो जो नैनो मटेरियल्स है इनका उद्देश्य सक्रिय अवयवों की जो स्मार्ट डिलीवरी है इसके द्वारा छिड़काव करके और मृदा में जो रासायनिक तत्वों के जो प्रभाव है तथा इनकी जो मात्रा है इनको क्या करते हैं, कम करते हैं। जो मृदा में मतलब छिड़काव करते हैं, छिड़काव करने से अपन मृदा में रासायनिक तत्व प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे कि मृदा उत्पादक क्षमता में क्या होती है, बढ़ती होती है। साथियों इसका मतलब समझो कि जैसे मान लो अपने नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया का क्या किया जाता है, मेनली क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। अब मृदा में क्या होगा, मृदा में रासायनिक तत्व वगैरह नहीं बढ़ेंगे तो मृदा की क्या होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी क्या होगी साथियों, इंक्रीज होगी। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना पेपर 2021-22 का। कौन सा पेपर आता है साथियों, 2021-22 का, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन पूछी गई है नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नैनो कण क्या होते हैं। देखो सबसे पहले है नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। नैनो पार्टिकल्स में देखो कि अत्यंत सूक्ष्म कण या जिनका आकार क्या हो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है और जिनका मापन किसके द्वारा करते हैं, नैनोमीटर से किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स। मतलब ऐसे अत्यंत सूक्ष्म कण जिनका आकार कितना होता है 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है और जिनका मापन किसके द्वारा करते हैं, नैनोमीटर के द्वारा करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स। अब इसके बाद में है SSNM, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये भी क्या है, एक प्रकार की भूस्थानिक तकनीक है, मतलब साइट स्पेसिफिक। जैसे वो ही टेक्निक है, प्रिसिजन एग्रीकल्चर में ज्यादातर अपन ऐसी टेक्निकों को पढ़ेंगे। ये भी क्या है, साइट स्पेसिफिक, मतलब इस जगह है अगर पोषक तत्व की कमी है तो इसी जगह पोषक तत्व देगा और अगर इस जगह है तो इस जगह देगा, बाकी में
नहीं देगा। देखो SSNM क्या होता है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यह विश्लेषण पर क्या है आधारित है, जो कि भूस्थानिक जो क्या होती है प्रौद्योगिकी है, इससे रिलेटेड क्या है तकनीक है, और इससे जो मृदा में जो पोषक तत्व है इनका क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। मृदा में मापन किया जाता है किसके द्वारा, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के द्वारा, और इसके आधार पर साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब जगह विशेष पर क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। VRT मैंने कहा था, VRT क्या है, एक प्रकार की ऑटोमेटिक क्या है पद्धति है, जो कि सॉइल मैपिंग के उल्लेख में की गई मृदा की किस्म के आधार पर, मृदा की किस्म के आधार पर और खेत की लागत दर क्या करती है, निर्धारित करती है। मतलब वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, मतलब खेत में अलग अलग जगह है, अलग अलग मात्रा में सीड वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह जो भी इनपुट्स हैं अलग अलग मात्रा में देती है, जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर देती है। इसके बाद में है यील्ड मैपिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने यील्ड मैपिंग क्या होती है, मतलब जो अपनी उपज है इसका मैप क्या होता है। देखो इसमें सबसे पहले है कृषि के किसी क्षेत्र में फसल की उपज और नमी की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए, मतलब कृषि का जो क्षेत्र है यहाँ पर अपने को अगर फसल की उपज और नमी की मात्रा का क्या करना है, विश्लेषण करना है, तो उसके लिए जीपीएस डाटा का उपयोग करके क्या करते हैं, मानचित्र बनाते हैं। जीपीएस डाटा का यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, यील्ड मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, यील्ड मैपिंग कहते हैं। मतलब जो कृषि का क्षेत्र है इसमें जो फसल की उपज है और नमी की मात्रा है इसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और जीपीएस डाटा का यूज करके अपन क्या करते हैं, मानचित्र बनाते हैं, मैप बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यील्ड मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, यील्ड मैपिंग कहते हैं। इसके बाद में देखो एरियल फोटोग्राफी क्या होती है। एरियल फोटोग्राफी देखो पृथ्वी की सतह के जो मानचित्र होते हैं, पृथ्वी की कोई क्या है, सतह है, इसके मानचित्र और अध्ययन के लिए हवा के माध्यम से तस्वीरें लेना। मतलब अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के मानचित्रण के लिए, मैपिंग करने के लिए हवा के माध्यम से क्या लेना, इमेजेस लेना, क्या कहलाता है, एरियल फोटोग्राफी कहलाता है। वर्तमान समय में इसका उपयोग फसल की उपज की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, एरियल फोटोग्राफी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में है VRT और SSNM में अंतर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। इसकी साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यह क्या है, स्वचालित पद्धति है। यह क्या है, विश्लेषण पर आधारित है। इसमें देखो परिशुद्ध खेती से संबंधित एक टेक्निक है, और ये किससे है, भूस्थानिक से, किससे, भूस्थानिक टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसमें सॉइल मैपिंग का उल्लेख किया जाता है, और इसमें मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका मापन किया जाता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट डिफरेंट है प्रिसिशन फार्मिंग और कन्वेंशियल फार्मिंग। मतलब एक तो परंपरागत कृषि होती है और एक होती है प्रिसिशन फार्मिंग, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी है, सटीक खेती है, आधुनिक तकनीक है। देखो इसके अदर नेम क्या है, सटीक खेती और परिशुद्ध खेती और डिजिटल फार्मिंग। इसके अलग क्या है, ट्रेडिशनल फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल फार्मिंग या परंपरागत कृषि भी बोलते हैं। देखो इसमें बीज और जो उर्वरक होते हैं इनकी सटीक मात्रा का यूज किया जाता है। मतलब जहां पर जितना यूज किया जाता है, कब करना है, कैसे करना है, कितनी अमाउंट में करना है, मतलब एक सटीक मात्रा में यूज करते हैं। और इसमें उर्वरकों की निर्धारित मात्रा है, इसका मतलब एक निर्धारित मात्रा या सटीक मात्रा का यूज उसमें नहीं होता है। अब देखो फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में उर्वरकों का यूज इसमें होता है, और इसमें यूज क्या होता है, न के बराबर या बहुत कम होता है। इसमें देखो जो प्राप्त जो प्रोडक्ट होता है, जैसे अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, ये क्या होती है, कम पौष्टिक होती है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर में क्या होती है, कम पौष्टिक होती है, जबकि जो परंपरागत जो कृषि की जो टेक्निक है उसमें क्या होती है, अधिक पौष्टिक होती है। इसके बाद में देखो लागत दर प्रिसिशन फार्मिंग में क्या आती है, अधिक आती है, और इसमें क्या आती है, इसमें लागत दर क्या होती है, कम होती है। लागत दर क्या होती है, कम होती है। इसका प्रोडक्शन भी अधिक होता है प्रिसिशन का, और कन्वेंशियल का क्या होता है, कम होता है। देखो नेक्स्ट है हाई यील्ड विथ लो इनपुट्स। मतलब कम इनपुट्स का प्रयोग करके हाई यील्ड अपन यूज कर सकते हैं, लो यील्ड विथ
हाई इनपुट्स मतलब अधिक इनपुट्स का प्रयोग करके भी इसमें क्या होता है, कम उपज प्राप्त होती है। इसके बाद में देखो वेरिएबल रेट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, मतलब जो वीआरटी है ये किसके बेस्ड पर चलता है, किसके बेस्ड पर वीआरटी करते हैं, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, ये सैम्पलिंग मतलब सैंपल लेकर अपन क्या करते हैं वीआरटी टेक्नोलॉजी का निर्धारण करते हैं। यूनिफॉर्म रेट इनपुट एप्लीकेशन मतलब इसमें पूरी मात्रा में ब्लैंकेट तरीके से, जो अपन ने अंतर बताया था ना, ब्लैंकेट तरीके से क्या करते हैं यूज करते हैं, और इसमें अलग अलग मात्रा सॉइल सैंपलिंग टेस्ट के द्वारा यूज लेते हैं। अब इसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। क्या है साथियों, प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग, मतलब इसका मतलब है, प्रिंसिपल का मतलब है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखो कोई विद्युत चुंबकीय क्या है ऊर्जा है, ये तरंग दैर्ध्य द्वारा क्या होती है वर्गीकृत किया जाता है, मतलब विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है इसको तरंग दैर्ध्य के द्वारा क्या किया जाता है वर्गीकृत किया जाता है, तथा विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है इसके बनाने की व्यवस्था की गई। मतलब सबसे पहले देखो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को तरंग दैर्ध्य द्वारा क्या किया गया है वर्गीकृत किया गया है, तथा विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है इसको बनाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद में सबसे पहले तो ये हुआ। अब इसके बाद में देखो जो विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है उसका वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह पर क्या आता है, पृथ्वी की सतह के साथ में क्या होता है संपर्क होता है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, मैंने पहले भी बताया था जब रिमोट सेंसिंग पहले मैं बता रहा था कि जब विद्युत चुंबकीय क्या आती है, कोई भी स्पेक्ट्रम या कोई भी क्या आती है विकिरण आती है, वो किसके कांटेक्ट में आती है, वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह के क्या होता है उसका संपर्क होता है, जिसमें महत्वपूर्ण ऊर्जा का क्या होता है संरक्षण होता है। इस टाइम मैंने कहा था कि कुछ ऊर्जा का क्या करती है ये संग्रहण करती है और कुछ को क्या कर देती है रिफ्लेक्ट कर देती है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं जब क्या करती है यात्रा करती है तो उन्हें वस्तुओं का सामना करना पड़ता है, किनका विभिन्न वस्तुओं से क्या करना पड़ता है टकराना पड़ता है, जो कि दर्पण की तरह है, ऊर्जा को क्या करता है परिवर्तित करता है, पद बदलने के बाद में ऊर्जा क्या करता है संचरित करता है, क्या करता है संचरित करता है। अब इसके बाद में देखो कि एक विद्युत चुंबकीय जो तरंग है एक निश्चित समय में क्या करती है तय की गई जो दूरी है उस पदार्थ के वेग पर क्या करती है निर्भर करती है जिससे कि वह गुजरती है। इसके बाद में देखो एक विद्युत जो चुंबकीय तरंग है ये वेग की आवृत्ति को तरंग दैर्ध्य समीकरण से क्या है संबंधित है d बराबर vt। अभी इनकी फुल फॉर्म देख लेंगे साथियों। सीधा सा मतलब ये है रिमोट सेंसिंग का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे मान लो कोई भी पृथ्वी सतह है उस पर क्या आएगी कोई भी विकिरण आएगी, चुंबकीय विकिरण आएगी, वो आकर मर्दा से टकराएगी, मर्दा की सतह पर कुछ तो क्या हो जाएगी अवशोषित हो जाएगी और कुछ क्या होगी वापस से टकराएगी, वहां से इंफॉर्मेशन लेके वापस से टकराएगी और वापस जाकर कहां पर जाएगी वो सैटेलाइट में जाकर, और वहां से क्या होता है रिमोट सेंसिंग के द्वारा डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। अब इसके बाद में देखो डी का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, वेग और समय। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट विद्युत जो चुंबकीय जो तरंग है इसकी अधिकता को ज्ञात करना और उसकी ऊर्जा का मापन करना, इसका सिद्धांत आता है। इसके बाद में देखो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वो कई घटनाओं के कारण क्या हो जाता है ऊर्जा का क्या हो जाता है व्यय हो जाता है, ऊर्जा का क्या हो जाता है व्यय हो जाता है, खर्च हो जाती है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। आगे है सॉइल मैपिंग की सॉइल मैपिंग क्या होता है मृदा का मानचित्रण क्या होता है। क्या पूछा गया है सॉइल मैपिंग या मृदा का मानचित्रण क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। देखो विभिन्न स्तरों पर योजना की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 1:1 मिलियन से 1:4000 तक
विभिन्न पैमाने पर मृदा मानचित्रों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब मृदा का विभिन्न योजनाओं के लिए मान लो, किसी के भी लिए मान लो किसकी आवश्यकता होती है, मृदा का मानचित्र बनाने की या मैप बनाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब मृदा मानचित्रों के पैमाने का सीधा संबंध सूचना सामग्री और क्षेत्र की जांच से है, कि क्षेत्र की जांच होगी और वहां की सूचना मिलेगी, उससे सीधा संबंध है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म स्तरीय योजना बनाने के लिए 1:1 मिलियन के छोटे पैमाने पर किया जाता है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो खराब भूमि पर इसी तरह की जानकारी जैसे कि लवण प्रभावित मृदाएं और मृदा जल भराव वाली मृदाएं, झूमिंग खेती वाली आदि की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो कि खराब भूमियों के पुनर्ग्रहण और संरक्षण के लिए क्या होती है, कार्यनीति बनाने के लिए क्या होती है, विभिन्न पैमाने पर आधारित होती है। इसका मतलब है साथियों, दूसरा जो पॉइंट पढ़ा अपन ने कि जैसे मान लो कोई लवण प्रभावित मृदाएं हैं, कोई जल भराव वाली मृदाएं हैं और कोई क्या है, झूमिंग खेती वाली जो मृदाएं हैं, अब उनमें क्या होता है, उनका अलग अलग सॉइल मैपिंग के द्वारा मैप बनाया जाता है और उनमें क्या कर सकते हैं अपन, सुधार कर सकते हैं, किसके द्वारा, सॉइल मैपिंग के द्वारा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है मृदा व भूमि की जो शरण है, मृदा और भूमि शरण है, इसके मानचित्रण के लिए रिमोट सेंसिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और मृदा जो मृदा मानचित्रण है, इसके तरीके और कंप्यूटर एडेड का क्या है, दृष्टिकोण। इसके बाद में है रोल ऑफ जो रिमोट सेंसिंग है इन एग्रीकल्चर, मतलब जो रिमोट सेंसिंग है इसका एग्रीकल्चर में क्या महत्व होता है, क्या इसका रोल होता है। ये देखिए कि जो रिमोट सेंसिंग है, सुदूर संवेदन है, इसका एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है। देखो जो बड़े जो जियोग्राफिकल एरिया होते हैं या भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं, वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अपेक्षा सस्ती व तेज विधि है। मतलब जैसे मान लो कोई बड़ा क्या है, जियोग्राफिकल एरिया है, अब इसकी क्या करनी है, अपने को इंफॉर्मेशन क्या करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है। अब उसकी इंफॉर्मेशन अपने को जितनी जल्दी और जितनी सस्ती तरीके से अपन ले, तो उसमें कौन सा मेथड अपन अपनाते हैं, रिमोट सेंसिंग। किसका यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग का अपन यूज करते हैं। अब इसके बाद में देखो रिमोट सेंसिंग कृषि क्षेत्रों की निगरानी रखने का क्या करता है, कार्य करती है। रिमोट सेंसिंग कृषि में क्या करती है, जो कृषि के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर निगरानी रखने की कार्य करती है। और इसके बाद में रिमोट जो सेंसिंग है, इसके द्वारा कृषि हेतु जो भूमंडलीय जो क्या है परिवर्तन है, इनको आकलन करने और कृषि पर पड़ने वाला जो विपरीत प्रभाव है, इसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। मतलब रिमोट सेंसिंग के द्वारा कृषि के लिए जो भी भूमंडलीय जो क्या है परिवर्तन है, इसका आकलन करना और कृषि पर जो पड़ने वाला जो विपरीत प्रभाव है, इसको कम किया जाता है। इसके बाद में देखो रिमोट सेंसिंग द्वारा जो कृषि जलवायु है, इसके आधार पर फसलों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन। मतलब रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या किया जाता है, क्रॉपों का क्या किया जाता है, फसलों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर, कृषि जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं साथियों, कृषि जलवायु के आधार पर। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने रिमोट सेंसिंग द्वारा फसल का उत्पादन का क्या करते हैं, आकलन लगाया जाता है। मतलब जो रिमोट सेंसिंग है, इसके द्वारा फसल का जो उत्पादन है उसका क्या करते हैं, आकलन लगाते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग द्वारा जो पारिस्थितिकी जो विज्ञान है, इसका क्या करते हैं, आकलन करते हैं और फसल के उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। फसल के उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब जो फसल का उपज है, उपज का क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। किसके द्वारा, यील्ड मॉनिटरिंग के द्वारा। तो अब क्या करते हैं, इसके द्वारा पूर्वानुमान की अगर कम उपज प्राप्त हो रही है तो उसमें सुधार करके अपन क्या कर सकते हैं, उपज को बढ़ा सकते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स। किसकी ओर चलते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। देखो जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, पृथ्वी के निकाय के जो भीतर है
सूचना एकत्रीकरण करने के लिए और प्रसंस्करण और प्रसार की क्या है विज्ञान है, जो कि स्थानीय रूप से क्या की गई है, परिभाषित की गई है। इसका मतलब है साथियों कि कोई स्थानीय क्षेत्र है, वहां से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो कौन काम करता है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। कौन करता है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स पृथ्वी के निकाय के भीतर सूचना एकत्रीकरण के लिए, प्रसंस्करण के लिए, प्रसार के लिए इसकी क्या है, विज्ञान है, जो कि स्थानीय रूप से क्या की गई है, परिभाषित की गई है। देखो यह डाटा का कलेक्शन, विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए, वितरित करने व उपयोग करने की क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। मतलब ये क्या है, जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स डाटा को कलेक्शन और क्या करती है, एनालिसिस करती है और इसको क्या करती है, एक्सप्लोर करने की क्या है, वितरित करने और उसके उपयोग करने की क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है। अब देखो ये क्या है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखो यह एक क्या है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है। कैसी है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्पाशियल और नॉन स्पाशियल डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्शन और इसके अलावा ट्रांसमिशन तथा इंटरप्रेशन मतलब इंफॉर्मेशन और इसकी विभिन्न प्रोसेस क्या की जाती है, प्रोसेस प्राप्त की जाती है। मतलब साथियों इसका कॉन्सेप्ट है कि अपनी जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है। देखो जिसमें स्पाशियल और नॉन स्पाशियल डाटा से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, अपने को स्पाशियल और नॉन स्पाशियल डाटा प्राप्त हो गए, इनसे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। कोई भी सूचना है उसको कलेक्शन करते हैं, उसको ट्रांसमिशन करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन की विभिन्न जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अब इसके बाद में देखो साथियों नेक्स्ट स्टेप ना, रिमोट सेंसिंग और इसके अलावा GIS, GPS और इसके अलावा जो रिलेशनल डाटा है बेस्ड जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब इसके एलिमेंट्स है कौन से, रिमोट सेंसिंग और इसके अलावा GIS, GPS और रिलेशनल डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, यह कृषि अनुसंधान तथा विकास के मूल्यांकन की, निगरानी की, योजना की और निर्माण प्रबंधन के लिए क्या है, शक्तिशाली उपकरण है। मतलब कृषि में अनुसंधान के लिए, विकास के लिए जो भी अपन मूल्यांकन करते हैं, निगरानी करते हैं, योजना बनाते हैं और निर्माण करते हैं और प्रबंधन करते हैं, इसके लिए क्या है, शक्तिशाली उपकरण है। क्या है साथियों, शक्तिशाली उपकरण है। अब इसके बाद में है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिसिशन फार्मिंग। मतलब जो प्रिसिशन फार्मिंग है, सटीक खेती है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कि अपन ये नहीं अपना पाते। अपने को पता है कि प्रिसिशन फार्मिंग क्या है, एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के लिए, पर फिर भी क्या है कि फिर भी ऐसा क्या है जिसके कारण सटीक खेती को अपन यूज नहीं कर रहे। साथियों इसका मैं बता देता हूँ। एक तो जो किसान होते हैं उनके पास में भूमि का एक छोटा टुकड़ा होता है, ऐसे नहीं कि बड़े फार्म होते हैं। छोटी का जो भूमि का जो छोटा टुकड़ा है ये कैसे होता है, जैसे आपने इंडिया में, भारत में आपने देखा होगा कि कोई एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं, तो उसकी जो जितनी भी जमीन है, जैसे 40 बीघा है तो वो 10-10 बीघा में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद में मान लो एक के 2 है तो वो 5-5 में हो जाएगी, उसके 2 है तो वो 2.5-2.5 में हो जाएगी। मतलब भूमियों का क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है और छोटे छोटे जोत के आकार हो रहे हैं। पहला तो रीजन ये हो गया। और आपने देखा होगा कि जो अपनी प्रिसिशन फार्मिंग है इसमें विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स का यूज करते हैं और उपकरण का यूज करते हैं। तो साथियों इनके लिए क्या आती है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। अब छोटा तो भूमि का आकार है और उस पर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर पर बेस्ड है, तो इसके लिए अपने को तकनीकी तो ज्ञान है ही नहीं। तो ये मेनली क्या है, ये प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद में देखते हैं अपन आगे की जो प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में देखते हैं। और साथियों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि आप क्लास तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और साथियों आप सभी के लिए
अपना जो यूट्यूब चैनल है, इस पर जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न प्रकार की लिंक दी गई है अपने सोशल मीडियाज़ की, तो उनको जाकर फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि आपके आगे जैसे मान लो आप प्री पीजी करना चाहते हो, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे वो कंपटीशन की हो, हर प्रकार की जो नोटिफिकेशन है वो अपने को प्राप्त होगा। तो टेलीग्राम चैनल, फेसबुक लिंक वगैरह, इंस्टाग्राम लिंक वगैरह सारे दिए हैं, तो उनको ज्वाइन जरूर करना साथियों। अब इसके बाद में चलते हैं, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिसीशन फार्मिंग, मतलब प्रिसीशन फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं। पहली है स्मॉल लैंड होल्डिंग, क्या है मतलब छोटा खेत की जोत का आकार। फिर है हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें कॉस्ट क्या लगती है, अधिक लगती है, अभी मैंने बताया था। इसके बाद में है हेट्रोजेनिसिटी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम और मार्केट इन परफेक्शंस, मतलब इसमें क्या होता है, जो मतलब क्रॉपिंग सिस्टम है वो अलग अलग प्रकार का होता है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, और इसमें जो बाजार है इसकी खामियों में क्या है, विविधता है। बाजार में क्या है, विविधता है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, अलग अलग है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता पाई गई है, किसी में मार्केट में और जो फसल प्रणाली है इसमें। इसके कारण फिर है लेक ऑफ लोकल टेक्निकल एक्सपर्टाइज और नॉलेज, मतलब तकनीकी की ज्ञान की क्या है, स्थानीय क्षेत्रों में क्या है, कमी है। फिर इसके बाद में है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिक्वायरिंग न्यू स्किल्स, मतलब जो नए नए उपकरण हैं, नई नई तकनीकें हैं, इनको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या चाहिए, नए कौशल की या नए स्किल्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में है टेक्नोलॉजिकल गैप्स, मतलब जो स्थानीय क्षेत्र है अपने भारत में, जो भी मान लो किसान वगैरह है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी गैप है, मतलब वहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी जागरूकता नहीं है। फिर है संस्थागत बाधाएं, मतलब जो ऐसी संस्थागत बाधाएं कौन सी आती है, जैसे मान लो केवीके वगैरह, जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार कोई भी तकनीक का विकास करते हैं प्रिसीशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अब उसको जो विभिन्न संस्थाएं हैं किसानों तक पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर कि नहीं पहुंचा पाती है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, संस्थागत बाधाओं के अंतर्गत ये आती है अपनी प्रिसीशन एग्रीकल्चर की बाधाएं। इसके बाद में है नेक्स्ट अपना नैनो टेक्नोलॉजी एंड देयर एस्पेक्ट्स इन प्रिसीशन एग्रीकल्चर की नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इसके विभिन्न प्रकार के पहलू क्या है। सबसे पहले देखो, जो नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, ये किसने दिया था साथियों, नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया था, ये दिया था साथियों सबसे पहले ये नोरिया तानीगुची ने। किसने दिया था, नोरिया तानीगुची ने 1976 में। कब दिया था, नोरिया तानीगुची ने 1976 में सर्वप्रथम नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज़ किया। और नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। इसका नैनो का मतलब क्या होता है, बेनो या सूक्ष्म, नैनो या सूक्ष्म इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। और वैज्ञानिक द्वारा इसका जो यूज है वो 10⁻⁹ या 1 अरबवें हिस्से को क्या करता है, इंगित करता है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म आकृति को क्या करता है, इंगित करता है नैनो शब्द। इसके बाद में 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 1 बिलियन मीटर, 1 नैनोमीटर में 1 बिलियन मीटर होता है। इसके बाद में देखो, एक कोई नैनो पार्टिकल है, एक क्या है, नैनो पार्टिकल है, इसको सूक्ष्म तत्व के रूप में, किसके रूप में, एक नैनो पार्टिकल को सूक्ष्म वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब एक नैनो पार्टिकल है उसको सूक्ष्म वस्तु के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, जो कि वस्तु के गुणों के मामले में पूरी इकाई के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। पूरी इकाई के रूप में क्या करता है साथियों, कार्य करता है। और जो नैनो पार्टिकल है वो क्या है, अत्यंत सूक्ष्म इकाई है। क्या है, अत्यंत सूक्ष्म इकाई है, जिसमें नैनोमीटर को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। नैनोमीटर को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। जो नैनो पार्टिकल है इसके क्या है, 3 प्रमुख क्या है, भौतिक गुण है, जो कि परस्पर एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। पहला तो ये मुक्त अवस्था में अत्यधिक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अगर ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तो ये क्या है, अत्यधिक गतिशील रहते हैं। और असाधारण विशिष्ट सतह क्षेत्र में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है, जो क्वांटम परिमाण के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में देखो,
नैनो पार्टिकल्स के बारे में देख लिए। अब देखो कि डेफिनेशन, नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी का क्या है, वह भाग है जिसमें परमाणु और आणविक पैमाने पर वस्तुओं के अणुओं में बदलाव किए जाते हैं। मतलब जैसे ये क्या है, एक विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका एक भाग है जिसमें क्या करते हैं, परमाणु और जो आणविक है इनके पैमाने पर वस्तुओं के अणुओं में क्या करते हैं, बदलाव किए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इन प्रयोगों में अणुओं का आकार क्या होता है, 1 से 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब इसके बाद में है नेक्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की क्या क्या पहलू है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो जो प्रिसिशन जो फार्मिंग है, कौन सी है, प्रिसिशियस जो फार्मिंग है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब जो प्रिसिशन फार्मिंग में नैनो टेक्नोलॉजी है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए। जैसे नैनो यूरिया का यूज किस लिए किया जाता है, प्रिसिशन फार्मिंग में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो अब इसके बाद में दूसरा देखो, नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा जो निर्मित जो नैनो फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्या होते हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनका उपयोग प्रिसिशन फार्मिंग में करके उर्वरकों की हानि को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और मृदा में रासायनिक प्रभाव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ जाना इसको। कैसे, जैसे कि मान लो नैनो यूरियाज है, जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स है, बहुत प्रकार के नैनो फर्टिलाइजर्स आजकल आ गए हैं। अब इनको किसान यूज़ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इनसे प्रोडक्शन वगैरह, उनके ऐसे मानना है कि प्रोडक्शन वगैरह नहीं प्राप्त होता है, पर इससे प्रोडक्शन प्राप्त होता है साथियों। देखो अब इसका क्या क्या लाभ है, क्या क्या इसके पहलू है। देखो सबसे पहले कि नैनो यूरिया का अपन जब यूज करते हैं तो सबसे पहले तो छोटे आकार का होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसे होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। 50 किलो का जो 50 किलोग्राम का 45 किलोग्राम का जो कट्टा आता था, वो अब क्या आता है, 1 लीटर की बोतल में आ जाता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। अब उसको पानी में घोल के टॉप ड्रेसिंग के रूप, फर्टिगेशन के रूप में देते हैं, सिंचाई के रूप में छिड़काव कर देते हैं। अब वो क्या है, मृदा पर इतना हानिकारक। अब एक तो 50-45 केजी ही मृदा में डायरेक्ट जाएगा और मृदा में क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव डालेगा। एक लीटर का पानी ये छिड़काव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कम नुकसान होगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो अब नैनो यूरिया अपन ने दिया, तो नैनो यूरिया जो भी नाइट्रोजन का जो क्या कर रहा है, रिसाव करता है, मतलब उसको छोड़ता है, पौधे को प्रदान करता है, तो वो धीरे धीरे करता है, स्लो रिलीज करता है। ऐसे नहीं कि एक साथ यूरिया की तरह है दे दिया और बाकी नष्ट हो गया। तो इस प्रकार का इसका लाभ है। इसके बाद में देखो, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये वाले जो फर्टिलाइजर हैं, इनके उपयोग से पोषक तत्वों की धीमी गति से रिलीज होते हैं। वही है अभी जो मैंने बताया कि पोषक तत्व क्या होते हैं, धीमी गति से रिलीज होते हैं, जिससे कि मृदा का क्या होता है, इस मृदा में क्या होता है, फसल का प्रोडक्शन क्या होता है, हाई होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना है कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो नैनो इंसेक्टिसाइड होते हैं, नैनो पेस्टिसाइड, नैनो वीडिसाइड सभी होते हैं, उनका मतलब क्या है, सूक्ष्म आकार। देखो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा जो नैनो इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये जो बनते हैं वो प्रिसिशियस फार्मिंग को प्रभावित करने वाले जो कीट होते हैं उनको निष्क्रिय या मार देते हैं। मतलब जो नैनो पेस्टिसाइड होते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग अपनाते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग में जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको मतलब जो फार्मिंग को प्रभावित करते हैं ना, जो इंसेक्ट, उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं नैनो पेस्टिसाइड। और इसके बाद में देखो इसके प्रभाव को कम किया जाता है, इंसेक्ट के प्रभाव को कम किया जाता है, जिसके प्रयोग से फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। नैनो पेस्टिसाइड के यूज से फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा जो निर्मित नैनो पेस्टिसाइड होते हैं, क्या होते हैं, नैनो पेस्टिसाइड होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित जो भी नैनो पेस्टिसाइड होते हैं, इनका यूज करके फसल को क्या करते हैं, प्रभावित नहीं करते। मतलब जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इससे बने जो भी नैनो पेस्टिसाइड होते हैं, वो फसल को प्रभावित नहीं करते हैं, ना ही इतना मृदा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे अपने हैं एक्सपेक्टेशन फार्मिंग एंड डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स एंड व्हाई प्रिसिशन फार्मिंग इज नेसेसरी प्रेजेंट एग्रीकल्चर। मतलब आजकल जो प्रिसिशन फार्मिंग है, इसकी आवश्यकता क्यों
क्यों हुई और एक्सपेक्टेशन फार्मिंग क्या है और इसके डिस्क्राइब कीजिए इसके कंपोनेंट। सबसे पहले देखो डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले कंपोनेंट्स की अपन चर्चा करें तो देखो सबसे पहला है डिक्लाइन इन टोटल प्रोडक्टिविटी, फिर इसके बाद में है डिमिनिशिंग एंड डिग्रेडिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिर इसके बाद में है स्टैंडिंग फॉरेन इनकम, मतलब इसके लिए है कि स्तर फॉरेन आय मतलब फॉरेन इनकम, इसके बाद में लेक ऑफ जो इकोनॉमिक जो रीजनल अप्रोच है, और इसके बाद में डिक्लाइनिंग एंड फ्रेगमेंटेड ऑफ होल्डिंग, मतलब जो खेत का जो आकार है, जो खेत की जोत है उसका आकार क्या होना, छोटा होना, खेत की आकार क्या होना, खेत का आकार छोटा होना, ये है मतलब एक्सपेक्टेशन जो अपनी फार्मिंग है इसके कंपोनेंट्स है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना है कि लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन नॉन फार्म सेक्टर, मतलब क्या होते हैं गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की क्या होते हैं सीमित अवसर होते हैं, वीड वेरिएशंस एंड कंपटीशन पाया जाता है, इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट वेरिएशन होता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन जीआईएस, मतलब जीआईएस क्या होता है, जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, डिस्कस द डिटेल अबाउट कंपोनेंट ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ जीपीएस, मतलब कंपोनेंट और फंक्शन किसके बताने हैं, जीपीएस के, और जीआईएस का मीन क्या होता है इसके बारे में देखो। सबसे पहले है जीआईएस की फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का यूज कब शुरू हुआ, 1960 में, कब शुरू हुआ 1960 में शुरू हुआ। जीआईएस सिस्टम में हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का और अदर डिजिटल प्रक्रियाएं क्या होती है सम्मिलित होती है। जो जीआईएस होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एक भूग्राफिक या भौगोलिक एरिया से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला जो उपकरण है, ये क्या करता है, ये सिस्टम है। जीआईएस सिस्टम क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अदर डिजिटल प्रक्रियाएं इसमें क्या होती है सम्मिलित होती है, जो कि मैप तैयार करने के लिए मुख्य विशेषताएं और स्थानीय डाटाज का क्या करता है, स्थानीय डाटाज का क्या करता है, संकलन करता है, भंडारण करता है और उनकी क्या करता है, पुनः प्राप्ति करता है और विश्लेषण में सहायता के लिए क्या है, अभिकल्पित है। इसके बाद में देखो यह सिस्टम डाटा और इंफॉर्मेशंस को एक ही स्थान पर क्या करता है, स्टोर करता है, मतलब जो जीआईएस है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को एक ही जगह क्या करता है, स्थानांतरित करता है, सॉरी संग्रहित करता है। अब इसके बारे में देखो नेक्स्ट है जो कंप्यूटरीकृत जो जीआईएस है, ये मानचित्र और पारंपरिक जीआईएस मानचित्र से क्या होता है, भिन्न होता है। जो कंप्यूटराइज्ड जो जीआईएस मानचित्र होता है, एक पारंपरिक जीआईएस मानचित्र होता है, इससे क्या होता है, भिन्न होता है। इसके बारे में देखो तथा इसमें जो इंफॉर्मेशन है इसकी कई परतें क्या होती है, सम्मिलित होती है, जैसे उपज हुआ, मृदा सर्वेक्षण हुआ, मानचित्र हुआ, वर्षा हुई, फसल हुई, मृदा में पोषक तत्वों का स्तर हुआ, कीटों का स्तर हुआ, ये सारे आ जाएंगे। इसके बारे में देखो जो अपना जीआईएस है, जीआईएस जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, इसको एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है और जिसे पहचाना जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। मतलब जीआईएस है, जीआईएस क्या करता है, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, मतलब डिजिटल जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई उनको ऐसे रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है, जिसे क्या किया जा सके, पहचाना जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। क्या किया जा सके, पहचाना जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस, कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस मतलब जीपीएस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, पहला कौन सा आता है, जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। फिर आता है अपना जीपीएस सैटेलाइट्स, मतलब क्या आता है, जीपीएस सैटेलाइट्स। फिर आता है जीपीएस रिसीवर, मतलब सबसे पहले जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल, मतलब ये तो भूमिगत क्षेत्र पर पाया जाएगा, जीपीएस सैटेलाइट वायुमंडल में पाया जाएगा। और एक होता है रिसीवर, एक क्या होता है, रिसीवर। आपस में इन तीनों के क्या होता है, संबंध होता है। तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं
कि कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, पहला ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आ गया, फिर इसके बाद में जीपीएस सैटेलाइट आ गया और फिर रिसीवर आ गया। सबसे पहले देखो जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस या इसे स्पेस सेगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस सेगमेंट। देखो जो स्पेस सेगमेंट होता है इसमें सैटेलाइट जो स्पेस व्हीकल होता है ये क्या होता है, कंसलेशन को स्थापित करने और इंडिकेटर द्वारा इंफॉर्मेशन को संचारित करने की क्या होती है इसमें प्रक्रिया, मतलब ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, संचारित करता है। इसके बाद में देखो स्पेस सेगमेंट का प्रमुख कार्य कंट्रोल सेगमेंट द्वारा कलेक्ट जो इंफॉर्मेशन होती है इनको संचारित डाटा को क्या करना, ग्रहित करना या स्टोर करना। मतलब ये क्या करता है, ये कंट्रोल जो सिस्टम होता है, स्पेस सेगमेंट होता है, ये डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है और सैटेलाइट आणविक घड़ी के समय में शुद्धता का क्या करता है, मापन करता है और इंफॉर्मेशन के बारे में जो दोनों जो एल बंद होते हैं इनकी आवर्ती वाले जो संकेतक होते हैं उनको उपभोक्ता तक क्या करता है, संचारित करता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है और जो भी संकेतक होते हैं आवर्ती वाले उनको क्या करता है, उपभोक्ता तक क्या करता है, कंज्यूमर तक क्या करता है, संचारित करता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है जीपीएस सैटेलाइट। नेक्स्ट कौन सा आता है, जीपीएस सैटेलाइट या कंट्रोल सेगमेंट। देखो इसमें क्या होता है जीपीएस सैटेलाइट में कि जो कंट्रोल सेगमेंट है इसका मेन वर्क क्या होता है, सैटेलाइट के संचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। जीपीएस सैटेलाइट क्या करता है, मतलब मेन वर्क है इसका सैटेलाइट के संचालन हेतु उसको सुविधा प्रदान करना और मार्गीकृत उसको संकेत प्रदान करना, दूरी मापन शक्ति को जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो कमांड है और इसके अलावा कंट्रोल सैटेलाइट है इसके पथ या आणविक घड़ी की जो अशुद्धियां हैं इनको शुद्ध करके डाटा को कलेक्ट करना इसका क्या होता है, मेन कार्य होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप ना कि प्रत्येक जो कंट्रोल सेगमेंट होता है या जीपीएस सैटेलाइट होता है इस पर स्थापित जो भी जीपीएस ग्राह्य यंत्र होता है या स्थापित जो ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशंस क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशंस क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है जीपीएस रिसीवर या यूजर सेगमेंट। ये कौन सा होता है, यूजर सेगमेंट होता है या जीपीएस रिसीव करता है। देखो जीपीएस यूजर सेगमेंट है, यह अंतर्गत जीपीएस जो ग्राह्य यंत्र है या उपभोक्ता समुदाय इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर जो इसको यूज करेगा, जो रिसीव करेगा वो इसमें सम्मिलित होता है और जीपीएस ग्राह्य यंत्र सैटेलाइट द्वारा संचारित जो भी ऐसे सिग्नल्स होते हैं उनकी नियामक स्थिति और वेग और जो अपना अनुमानित जो समय होता है इसकी सूचना के रूप में क्या करता है, परिवर्तन करने का क्या करता है, कार्य करता है। ये जीपीएस के कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं। जिसके बाद में है फंक्शन ऑफ जीपीएस, मतलब जीपीएस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले है गिविंग लोकेशन, मतलब स्थिति का बताता है कि कहाँ पर कौन सी स्थिति है, मतलब ये लोकेशन देता है। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट नेविगेशन, मतलब पॉइंट के आधार पर ये क्या करता है, संकेत प्रदान करता है। क्या करता है, संकेत प्रदान करता है। प्लॉट नेविगेशन, मतलब प्लॉट के रूप में क्या करता है, नेविगेशन संकेत प्रदान करता है। कीपिंग ट्रैक योर ट्रैक, मतलब किसी भी जगह को अपने को ट्रैक करना हो तो उसमें ये क्या करता है, जीपीएस सहायक होता है। अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो जैसे मान लो कहाँ पर पोषक तत्व की कमी है, कहाँ पर इरिगेशन की कमी हो, सारी जीपीएस क्या करता है, ट्रैक करता है सारी लोकेशन को। फंक्शन ऑफ जीपीएस आई होप आप सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं 2020-21 के पेपर की ओर। 2020-21 के पेपर में सबसे पहले कौन सा पूछा गया है, नैनो बायो सेंसर्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है, नैनो बायो सेंसर्स क्या होते हैं। देखो साथियों कि नैनो बायो सेंसर्स क्या होते हैं। यह एक क्या है, सेंसिंग डिवाइस है। क्या है,
सेंसिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग अपन किस में करते हैं, जो सूक्ष्मतम है, जो अंतः क्रियात्मक जो घटनाएं हैं इनको पता लगाने के लिए। मतलब एक क्या होता है, जो अपना बायोसेंसर्स होते हैं ये क्या है, एक सेंसिंग डिवाइस है। क्या है, सेंसिंग डिवाइस है जिसका उपयोग सूक्ष्मतम या अंतः जो क्रियात्मक जो घटनाएं होती है उनको पता लगाने के लिए अपन बायोसेंसर्स का या नैनो बायोसेंसर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। SSNM की डेफिनेशन अपन देख चुके हैं। इसके बाद में है एटमॉस्फेरिक विंडो। क्या है, एटमॉस्फेरिक विंडो। देखो यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र को क्या करता है, संदर्भित करता है। देखो यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र को क्या करता है, संदर्भित करता है, जो कि रिमोट सेंसिंग उपकरणों को वायुमंडलीय जो हस्तक्षेप होता है इसका बिना सतही क्षेत्र पर प्रभावी ढंग से डाटा एकत्र करने में क्या करता है, मदद करता है। डाटा एकत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। फिर इसके बाद में टारगेटेड फील्ड। क्या होता है टारगेटेड फील्ड, ऐसा निश्चित कृषि क्षेत्र जिसमें कृषि उपज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में उर्वरकों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लक्षित क्षेत्र या टारगेटेड एरिया कहते हैं। मतलब ऐसा एरिया होता है जिसको अपन क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कि यहाँ से अपने को क्या लेना है, एक हाई यील्ड लेनी है। क्या लेनी है, अधिकतम उपज लेनी है। तो इसे क्या कहते हैं, टारगेटेड फील्ड कहते हैं। इसमें अधिक उर्वरक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में जियो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर है जीआईएस और जीपीएस में अंतर। पहली है जीआईएस। जीआईएस की फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आता है जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बाद में है, इसमें भौगोलिक डाटा का क्या होता है, विश्लेषण और मानचित्रण होता है। मतलब एक भौगोलिक, मतलब एक क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया होता है, वहां के डाटा का क्या होता है, विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है एंड मानचित्रण होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखो यह ये क्या है, नेविगेशन प्रणाली है जो कि स्थान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके बाद में है जीआईएस। यह क्या है, एक प्रकार की विज्ञान है। क्या है, एक प्रकार की विज्ञान है। और यह एक प्रकार का क्या है, उपकरण है। क्या है साथियों, उपकरण है। इसके बाद में देखो जीआईएस क्या है, यह सिग्नल प्रसारित नहीं करता। मतलब जो अपना जीआईएस होता है ये क्या नहीं करता, सिग्नल को प्रसारित नहीं कर पाता है। और यह उपग्रहों से, सैटेलाइट से, रेडियो के सिग्नल से इसको प्रसारित करने का क्या करता है, काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट अंतर देखो, इसका उपयोग अपन किस में करते हैं, स्थानीय, मतलब ये कोई लोकल एरिया होता है वहां पर मानचित्रण या परिवहन मॉडलिंग के लिए अपन यूज करते हैं जीआईएस का। इसका उपयोग मुख्यतः नेविगेशन प्रणाली उद्देश्यों के लिए यूज करते हैं। किसका, जीपीएस का। अब इसके बाद में देखो क्रॉप सिमुलेशन एंड प्रिसिशन फार्मिंग। किसमें अंतर देखना है, क्रॉप सिमुलेशन में और प्रिसिशन फार्मिंग में अंतर देखना है। देखो क्रॉप सिमुलेशन, इसके अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत अंतः क्रिया के स्तरों को समझने के लिए एक क्या है, अनुशासन है। और इसमें उर्वरकों की सीमित मात्रा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें नए डिजाइन, क्रॉप सिमुलेशन में नए डिजाइन और नीतियों का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। और प्रिसिशन फार्मिंग में इसमें फसल उत्पादन हेतु क्या करते हैं, अधिक उर्वरक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बाद में देखो क्रॉप सिमुलेशन में इसमें पर्यावरणीय जो परिवर्तन होते हैं इसके प्रभावों का परीक्षण करने के लिए यूज किया जाता है क्रॉप सिमुलेशन का। इसका उपयोग जो स्थानिक जो परिवर्तन होते हैं उनका पता लगाने के लिए प्रिसिशन फार्मिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने हैं डेटा प्रारूप। क्या है, डेटा प्रारूप, डाटा इन जीआईएस। क्या पूछा गया है, अपने पूछा गया है क्वेश्चन
कि डेटा इन जीआईएस में जो जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसमें डाटा क्या होते हैं इसके बारे में देखो जीआईएस में, जो जीआईएस है जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें वैसे एक पेज ही पूछा गया है तो इसको ध्यान से समझना कि जो जीआईएस होता है इसमें जो भी अपन उपयोग में लेते हैं, जैसे एक तो हार्डवेयर हुआ, एक सॉफ्टवेयर हुआ, दोनों सिस्टम शामिल होते हैं। जीआईएस में दो प्रकार के सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या लेते हैं, दोनों यूज में लेते हैं। और इन अनुप्रयोगों में जो कार्टोग्राफिक डेटा होते हैं और जो फोटोग्राफिक होते हैं और डिजिटल डेटा होते हैं, स्प्रेडशीट होते हैं। मतलब जैसे फोटोग्राफिक डाटा कैसे, जैसे मान लो कोई इमेज लिए और कोई मान लो डिजिटल डाटा कोई आंकड़े लिए, मतलब ये अलग अलग प्रकार के डाटा क्या होते हैं इसमें शामिल हो सकते हैं इसके अनुप्रयोग में। अब इसके बाद में देखो कार्टोग्राफिक डाटा क्या होते हैं। कार्टोग्राफिक डाटा से पहले ही मानचित्र के रूप में है। जो कार्टोग्राफिक डाटा है ये किसके रूप में है, पहले से ही मानचित्र के रूप में है। और इसमें नदियां, सड़कें और पहाड़ियां और घाटियों के मध्य जो स्थान होता है वहां की जानकारी क्या होती है, शामिल होती है किसमें, कार्टोग्राफिक डाटाज में। सही। और कार्टोग्राफिक जो डाटा है वो सर्वेक्षण डाटा और मैपिंग की जानकारी भी इनमें क्या होती है, सम्मिलित हो सकती है, जिसे सीधे जीआईएस में क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। अब जीआईएस में डाटाज की अपन चर्चा कर रहे हैं। अब कौन से डाटाज की बात कर ली, कार्टोग्राफिक डाटा की बात कर ली। अब आता है जो फोटोग्राफिक डाटा होता है। देखो फोटोग्राफी की व्याख्या जीआईएस की ये क्या है, मुख्य हिस्सा है। इसमें फोटो की व्याख्या मतलब हवाई तस्वीरों का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लो कोई भी हवाई तस्वीरें हैं, मतलब ऊपर से नीचे की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इमेज ली जाती है और दिखाई दी जाने वाली विशेषताओं का क्या करते हैं, आकलन करते हैं किसमें, फोटोग्राफिक डाटा में। इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे है अपना नेक्स्ट डिजिटल डाटा। कौन से होते हैं, डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा जीआईएस में भी दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार के जो डाटा होते हैं, एक उदाहरण जैसे उपकरणों द्वारा क्या किए जाते हैं, उपग्रहों सैटेलाइट के द्वारा एकत्रित किया गया कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर का डाटा है। जैसे भूमि का उपयोग हुआ, इसके अलावा खेत हुए, इसके अलावा कस्बे हुए, जंगलों का स्थान हुआ, ये किस में आता है, डिजिटल डेटाज के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। रिमोट सेंसिंग एक प्रकार का क्या है, उपकरण प्रदान करता है जिसे जीआईएस में एकीकृत किया जा सकता है। और रिमोट सेंसिंग में उपग्रहों, गुब्बारों और ड्रोन से एकत्रित की गई जो इमेजिनरी और अन्य डेटा क्या होते हैं, शामिल होते हैं किसमें, रिमोट सेंसिंग में। फिर आता है अंत में जीआईएस में क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है। इसमें फॉर्म में डेटा सम्मिलित हो सकता है, जैसे जनसंख्या में जनसांख्यिकी आ जाएगा और जनसांख्यिकी में आयु आ जाएगी, आय आ जाएगी, जातीयता आ जाएगी। और ये सारे किसमें शामिल होते हैं, ये सम्मिलित होते हैं अपने स्प्रेडशीट में। किसमें सम्मिलित होते हैं साथियों, स्प्रेडशीट में। ये इस प्रकार के मेनली क्या थे, डाटाज थे। किसमें, जीआईएस सिस्टम में मेनली प्रकार के क्या थे, डाटाज थे। और इन्हें डाटाज के बारे में और भी पढ़ सकते हो, वैसे जो काफ़ी है कि कौन कौन से डाटाज होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, और इसके बारे में एक बार रीडिंग लगा लेना बाकी के बारे में। फिर आता है अपना नेक्स्ट कि नैरो वेजिटेशन इंडेक्स क्या होता है। नैरो वेजिटेशन इंडेक्स क्या होता है, देखो यहाँ वेजिटेशन को मेजर करने का क्या है, एक इंडेक्स है। वेजिटेशन को मेजर करने का क्या है, इंडेक्स है। और इसमें क्या होता है, जो ग्राफिकल इंडिकेटर होता है इसके रूप में कार्य करता है। ये जो नैरो बैंड वेजिटेशन है ये क्या करता है, एक ग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। और इसका यूज रिमोट सेंसिंग की मापों को विश्लेषण करने के लिए, जो रिमोट सेंसिंग होता है, सुदूर संवेदन होता है, इसकी जो मापें होती है इनको विश्लेषण करने के लिए इसका यूज किया जाता है, नैरो बैंड वेजिटेशन इंडेक्स का। देखो यह पता लगाया जाता है कि किस क्षेत्र में लिविंग ग्रीन वेजिटेशन उपस्थित है और किस क्षेत्र में नहीं। मतलब किस क्षेत्र में तो वेजिटेशन सही प्रकार की अवेलेबल है और किस क्षेत्र में जो वेजिटेशन है वो सही प्रकार की अवेलेबल नहीं है, इसका पता लगाया जाता है। और यह सूचकांक निम्न विशेषताओं पर क्या होता है, रीडिंग करता है। निम्न विशेषताओं पर क्या करता है, रीडिंग करता है।
पहला है हरित आवरण, दूसरा है पत्ती क्षेत्र सूचकांक और तीसरा है हरा बायोमास और चौथा क्या है क्लोरोफिल सामग्री। और निष्कर्ष निकालने के लिए अवशोषित जो प्रकाश संश्लेषण जो क्या है विकिरण है PAR है वो ये क्या करते हैं सूचकांक के रूप में कार्य करते हैं। अब इसके बारे में चलते हैं आगे की और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन प्रिसिशन फार्मिंग, मतलब जो अपनी मतलब जो प्रॉब्लम्स है प्रिसिशन फार्मिंग में वो मैंने चर्चा कर ली थी पहले ही के पेपर में ही कि प्रिसिशन फार्मिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मान लो कोई भी अपना क्षेत्र है वो उस क्या हो जाता है डिवाइडेशन हो जाता है, जोत का आकार छोटा हो जाता है, कौशल की कमी होती है, ये सारी क्या होती है इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रिमोट सेंसिंग, मतलब रिमोट सेंसिंग में कौन कौन सी स्टेप्स होती है, किस स्टेप के अकॉर्डिंग यह कार्य करता है। देखो सबसे पहले हैं रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया में कई प्रकार के चरण सम्मिलित होते हैं और उनमें प्रत्येक सफल संचालन के लिए प्रत्येक जो अपना चरण होता है वो क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। पहला आता है अपना ऊर्जा स्रोत या रोशनी, क्या आता है ऊर्जा स्रोत या रोशनी आता है। देखो सबसे पहले अपने को ऊर्जा स्रोत की पहली स्टेप में किस चीज की आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा स्रोत की या रोशनी की। रिमोट सेंसिंग के लिए पहली आवश्यकता एक ऊर्जा स्रोत होना क्या है आवश्यक है, जो कि लक्ष्य विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्या करता है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्या करता है प्रदान करता है। इसके लिए अपने को क्या चाहिए एनर्जी सोर्स चाहिए पहली स्टेप में। दूसरे में देखो विकिरण और वायुमंडल, जैसे ही ऊर्जा अपने स्रोत से लक्ष्य तक जाती है, जैसे ही ऊर्जा अपने स्रोत से लक्ष्य तक जाती है तो उस वातावरण से संपर्क करेगी जिससे वह गुजरती है, वातावरण से क्या करेगी संपर्क करेगी जहां से वो गुजरती है। इसके बाद में तीसरी प्रोसेस में क्या होती है लक्ष्य के साथ में परस्पर क्रिया, जैसे मान लो कोई भी क्या है जो सतह है वहां पर आएगी और विकिरण को तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ क्या हो जाएगी वहां पर प्रोसेस करेगी, पहले परस्पर क्या करेगी क्रिया करेगी लक्ष्य के साथ में। एक बार जब ऊर्जा वातावरण में माध्यम में लक्ष्य तक प्रदान पहुंचती है तो वहां पर क्या करती है परस्पर क्रिया करती है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपनी स्टेप है सेंसर द्वारा ऊर्जा रिकॉर्डिंग, क्या करती है ऊर्जा क्या करती है रिकॉर्डिंग करती है। लक्ष्य से ऊर्जा के बिखेरने और उत्सर्जित होने के बाद में हमें विद्युत जो चुंबकीय ऊर्जा है विकिरण है इनको इकट्ठा करने और रिकॉर्ड करने के लिए एक सेंसर की क्या होती है आवश्यकता होती है। सेंसर की क्या होती है साथियों आवश्यकता होती है। वहां पर जैसे पृथ्वी थी वहां पर सतह थी, वहां पर जैसे यही कुछ एब्जॉर्ब हुई कुछ वापस विकिरण हुई, अब ये विकिरण क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ पर क्या चाहिए एक सेंसर चाहिए, किस काम में आएगा वो सेंसर आएगा जो विकिरण जो इंफॉर्मेशन लेके आई है उसको रीड करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने स्टेप है ट्रांसमिशन रिसेप्शन और प्रोसेसिंग। जो सेंसर द्वारा जो रिकॉर्ड की गई ऊर्जा है इसको अक्सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पृथ्वी पर एक रिसीविंग और प्रोसेसिंग स्टेशन तक क्या होता है इसको पहुंचाना जरूरी होता है। फिर इसके बाद में है व्याख्या और विश्लेषण, मतलब क्या होता है जिस लक्ष्य को प्रकाशित के लिए किया गया था उस लक्ष्य के बारे में जानकारी निकालने के लिए संसाधित डाटा जो डाटा होते हैं उनसे क्या करते हैं उनसे जानकारी निकालते हैं और उनकी क्या करते हैं व्याख्या करते हैं और उनका क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी एप्लीकेशन, क्या होती है एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया का अंतिम जो तत्व है वो तब प्राप्त होता है जब हमें लक्ष्य के बारे में एक इमेज निकालते हैं, एक इमेजनरी निकालते हैं और इसमें सक्षम जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और जो जानकारी है इसको प्रकट करने और किसी भी हल को करने के लिए क्या करते हैं उसको लागू करते हैं। मतलब यहाँ पर व्याख्या करके अपन ने क्या कर लिया उसके बारे में
इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर ली, विश्लेषण कर लिया, विश्लेषण करने के बाद में उसका यूज करते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, अब जैसे मान लो अपन कर रहे थे कोई एरिया है वहां पर पोषक तत्व है या नहीं है, कमी पाई गई है कि नहीं है, कमी है तो कितनी है, वो मान लो अपन ने किसी एरिया पर उसकी कमी देख ली। अब कमी देखने के बाद में उसका क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे कि वहां पर उर्वरक कम है तो क्या देंगे, उर्वरक देंगे। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन करते हैं। ये 7 मुख्यतः क्या थी, स्टेप्स थी, किसमें, रिमोट सेंसिंग में। 7 स्टेप आप सभी को समझ में आई होगी। इसके बाद में आता है अपना एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉप सिमुलेशन मॉडल इन एग्रीकल्चर। मतलब क्रॉप सिमुलेशन मॉडल क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। और साथियों एंड में मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा, जो भी अपने क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है इन सभी को मैं एंड में इंग्लिश में बता दूंगा। अगर हिंदी में इनके एप्लीकेशन देखने हैं तो आपको यहाँ से रीड करने हैं, अगर इंग्लिश में आगे आपको समझ में आते हैं तो वहाँ से रीड कर लेना जो मैं आगे बताऊँ। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप सिमुलेशन मॉडल क्या होता है, इनके सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एग्रीकल्चर में किस प्रकार से इनका यूज करते हैं उनकी भी मैं आगे चर्चा कर लूंगा। हिंदी में पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ लेना। देखो अब इसके बाद में आता है एक्सप्लेन ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, डिस्क्राइब द अप्रोच एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स। मतलब नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं इनके बारे में सारी चर्चा अपने को करनी है। वैसे अपन ने नैनो पार्टिकल्स के बारे में पहले भी चर्चा कर रखी है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले है नैनो पार्टिकल। सबसे पहले क्या है नैनो पार्टिकल। इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो सबसे पहले है नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स को सूक्ष्म वस्तु के रूप में, पहला क्या है नैनो पार्टिकल्स को, एक नैनो पार्टिकल्स को सूक्ष्म वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि वस्तु के गुणों के रूप में पूरी इकाई के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ये क्या होता है नैनो पार्टिकल। वैसे डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखा रखी है। नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म इकाई होती है जिसको नैनोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और इसके बाद में देखो नैनो जो पार्टिकल होता है इसके ये क्या है, प्रकृति में मौजूद है, इसे मानव एक्टिविटीज के परिणाम स्वरूप ही बनाया गया है और इसे उप सूक्ष्म आकार के कारण ये क्या है, अद्वितीय कण है। क्या है, अद्वितीय कण है। और निर्मित नैनो पार्टिकल्स का यूज अपन एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में और इन्वायरमेंटल ट्रीटमेंट में और उत्प्रेरकीय सहित विभिन्न क्षेत्रों में किसका यूज करते हैं, नैनो पार्टिकल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसके बाद में देखो जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये एक क्या है, नेचुरल और आकस्मिक निर्मित क्या है, एक वस्तु है जिससे जो पार्टिकल है वो समुच्चय के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है, पाया जाता है। और संख्या, आकार और वितरण क्या है, 50% से अधिक के लिए जो बाहरी आयाम जो रेंज होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर इसका क्या होता है, आकार होता है। अब इसके बाद में देखिए आगे की ओर, आगे हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग नैनो पार्टिकल्स। देखो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग नैनो पार्टिकल्स, मतलब जो अपने नैनो पार्टिकल्स अपन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा, पहला है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा आ जाएगा स्कैनिंग जांच माइक्रोस्कोप, और इसके बाद में है नैनो लियोग्राफी, इसके बाद में नैनो हेरफेर और एक अनुकरण। इनका क्या करते हैं, मुख्यतः यूज करते हैं किसमें, प्रोड्यूस करने के लिए नैनो पार्टिकल्स को। नैनो पार्टिकल्स का जो क्या है, नैनो पार्टिकल्स के संश्लेषण या उत्पादन का दृष्टिकोण। सबसे पहले देखो टॉप डाउन अप्रोच होती है, एक तो कौन सी अप्रोच होती है, टॉप डाउन होती है, एक बॉटम अप होती है। 2 प्रकार की इसके निर्माण की अप्रोचेज या धारणाएं होती है। सबसे पहले देखो टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन जो अप्रोच होती है, यहाँ पर थोक सामग्री को महीन के रूप में, महीन संरचना के रूप में तोड़ने का कार्य करती है। टॉप डाउन जो अप्रोच है ये क्या करती है, थोक सामग्री को महीन आकार में क्या करती है, महीन संरचना में तोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। फिर है टॉप डाउन जो दृष्टिकोण है, ये टॉप डाउन दृष्टिकोण के साथ में सबसे बड़ी जो संख्या है ये सतह संरचना में क्या है, अपूर्णता है। और इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो सेकंड अप्रोच थी वो कौन सी है,
देखो सेकंड अपनी है बॉटम अप अप्रोच, मतलब इसमें देखो वैकल्पिक जो दृष्टिकोण है जिसमें कम अपशिष्ट पैदा करने की क्या है क्षमता है, और इसका तात्पर्य क्या है बॉटम अप अप्रोच का, नीचे से किसी सामग्री के निर्माण से है, मतलब नीचे से क्या हो किसी सामग्री की क्या हो निर्माण हो, जैसे परमाणु दर परमाणु। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डिफाइन द जीपीएस एंड देयर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन करना है जीपीएस को और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके और फंक्शंस। ये पहले आ चुका है, जीपीएस के 3 प्रकार के कंपोनेंट मैंने बताए थे, सैटेलाइट वगैरह, रिसीवर वगैरह, कंट्रोल सेगमेंट वगैरह, तो वो इसके कंपोनेंट आ जाएंगे। फंक्शन भी मैंने बताया था, नेविगेशन वगैरह, ट्रैकिंग करना, ये सारे कार्य बताए थे। इसके बाद में है नेक्स्ट अपना है एसटीसीआर। क्या आता है एसटीसीआर? एसटीसीआर के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि एसटीसीआर क्या है, एसटीसीआर क्या है, और एसटीसीआर के लिए जो रिकमेंडेशन है, जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है वो क्या होता है। देखो एसटीसीआर की सबसे पहले फुल फॉर्म सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स क्या होती है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स इसकी क्या होती है फुल फॉर्म होती है। और इसके बाद में देखो जो एसटीसीआर अपनी अप्रोच होती है ये क्या होता है एसटीसीआर। एसटीसीआर में साथियों मैंने बताया था कि एसटीसीआर क्या होती है, एसटीसीआर होती है सॉइल टेस्ट के आधार पर और क्रॉप रेस्पॉन्स, सॉइल और क्रॉप के आधार पर अपन उर्वरकों को क्या करते हैं एक फसल में देते हैं। तो सॉइल टेस्ट, क्रॉप रेस्पॉन्स और जो अपनी एसटीसीआर जो अप्रोच है वो एसटीसीआर दृष्टिकोण का लक्ष्य विभिन्न मृदा परीक्षण और मूल्यों तथा फसल उत्पादन के लक्षित स्तरों के लिए प्रतिक्रिया के तहत उर्वरक खुराक के लिए एक सटीक मात्रा क्या होता है समायोजन के लिए आधार प्राप्त करना है। मतलब जो सटीक खेती है, सॉरी एसटीसीआर है, वो सटीक खेती में किस प्रकार से यूज होता है, मतलब सोइल का टेस्ट करके और क्रॉप के आधार पर अपन क्या करते हैं उर्वरक की मात्रा को क्या करते हैं तय करते हैं, और एक जो पौधा होता है, प्लांट होता है या फसल होती है उसमें उर्वरक को देते हैं किस आधार पर, एसटीसीआर अप्रोच के आधार पर। आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने हैं एसटीसीआर जो अप्रोच है, एसटीसीआर जो अप्रोच है इसके उद्देश्य क्या है। देखो मृदा परीक्षण के लिए आधार पर, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक अनुशंसा के लिए अंशांकन प्रदान करने के लिए मृदा परीक्षण के मूल्यों और उर्वरकों के प्रति फसल की प्रतिक्रिया के बीच में क्या है संबंध विकसित करना। सबसे पहले देखो मृदा परीक्षण क्या करेंगे, मृदा परीक्षण करेंगे, सोइल टेस्ट करेंगे, इसके आधार पर क्या करेंगे जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उसका क्या करेंगे उसको फसल में देंगे। सही। अब इसके बाद में है एक दूसरा, अगर बात करें तो दूसरा उद्देश्य है एक फसल के आधार पर, फसल के परीक्षण के आधार पर अपन क्या करते हैं जो उर्वरक की अनुशंसा करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है लक्षित पैदावार प्राप्त करने के लिए, लक्षित पैदावार प्राप्त करने के लिए जो उर्वरक सिफारिशें हैं ये करने के लिए विभिन्न मृदा परीक्षण विधियों का मूल्यांकन करना भी एसटीसीआर का क्या है उद्देश्य है। इसके बाद में है नेक्स्ट अपना पोषक तत्व उपयोग। क्या है पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और जैविक खादों के संयुक्त उपयोग का मूल्यांकन करना। फिर नेक्स्ट है प्रारंभिक उपज, जो प्रारंभिक मृदा परीक्षण है इसके मूल्यों के आधार पर संपूर्ण फसल की अनुक्रम के लिए उसके लिए उर्वरक की सिफारिश करना। क्या करना उर्वरक की सिफारिश करना। मतलब मेनली अगर बात करें तो साथियों कि सोइल टेस्ट के आधार पर और या इसके अलावा क्रॉप के आधार पर, दोनों के आधार पर मृदा में उर्वरक की सिफारिश करना, उर्वरक को देना और अधिक से अधिक उपज प्राप्त करना एसटीसीआर का क्या है मेन उद्देश्य है। क्या है साथियों मेन उद्देश्य है। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप मॉड्यूल्स। क्या आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप मॉड्यूल्स। सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉप मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं।
साथियों ये पहले मैं आपको बता देता हूँ बोल बोल के, फिर इसके बाद में जूम कर दूंगा ताकि आपको भी दिख जाएगा, ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा। पहला आता है स्टैटिस्टिक मॉडल। पहला कौन सा आता है? स्टैटिस्टिक मॉडल। मतलब साथियों ये जो मॉडल्स होते हैं ये अनेक यूजेज में आते हैं। जो मृदा होती है, जैसे मृदा है या अपने फसल है या अपने एग्रीकल्चर है, इसमें अनेक प्रकार से यूज में आता है। सबसे पहले ये इंग्लिश में लिखा हुआ है पर मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा आराम से, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। सबसे पहले है स्टैटिस्टिक मॉडल। कौन सा आता है? स्टैटिस्टिक मॉडल। ये क्या काम में आता है? जो क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है, मतलब टाइप्स ऑफ क्रॉप सिमुलेशन मॉडल पूछ ले तो यही आएगा कि सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक मॉडल। ये क्या करता है? रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड कंपोनेंट्स, मतलब जो यील्ड के क्या है, जैसे मान लो उपज के जो तत्व है, जैसे उपज के जो तत्व हैं, जैसे मान लो उपज में जो भी जो कंपोनेंट्स यूज में आ रहे हैं उनके बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का, और इसके अलावा जो वेदर मतलब जो मौसम होता है, मौसम के जो मापदंड होते हैं उनको क्या करता है? निर्धारित करता है। मौसम के मापदंडों को क्या करता है? निर्धारित करता है। और ये जो उपज का जो मूल्यांकन करते हैं ना, किसमें? उनका संबंध, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो संबंध ज्ञात करते हैं ना। जिससे साथियों आपने अगर सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स में कोरिलेशन याद करते हैं। कोरिलेशन क्या करता है? संबंध ज्ञात करता है उपज में। तो ये दो में संबंध ज्ञात कर रहे हैं, दो में संबंध ज्ञात कर रहे हैं, मौसम का मापदंड कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा मॉडल हो गया? स्टैटिस्टिक मॉडल। कौन सा हो जाएगा? स्टैटिक मॉडल। अब स्टैटिक मॉडल में क्या करते हैं? उपज का क्या करते हैं? उपज का मूल्यांकन करते हैं संबंध ज्ञात करके। फिर दूसरा मॉडल आता है स्टोकास्टिक मॉडल। कौन सा आता है? स्टोकास्टिक मॉडल। इसमें देखो ये क्या करता है? कैलकुलेट, मतलब क्या करता है? कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द गिवन रेट। मतलब जैसे मान लो अपन कोई क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, उस पर अपने को कितना आउटपुट मिल रहा है, कितनी उपज मिल रहा है, इसको क्या करता है? कैलकुलेट करता है। और इसके बाद में है, इसके बाद में इसका है ये मीन वैल्यू ज्ञात करता है। जैसे मान लो कोई भी है अपने हैं, पहले ही भविष्य का क्या कर लेता है? पूर्वानुमान कर लेता है। कौन सा? स्टैटिस्टिक मॉडल। अब ये अपने देख लिए, पहला स्टैटिस्टिक देख लिया, फिर स्टोइस्टिक देख लिया। अब इसके बाद में आएगा डायनेमिक मॉडल। कौन सा आएगा? डायनेमिक मॉडल। ये जो अपना गतिशील मॉडल होता है ये किस प्रकार से उपयोगी होता है? देखो एग्रीकल्चर में ये क्या करता है? जो डायनेमिक मॉडल है वो वेरिएबल एंड आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जो वेरिएबल होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, उनके फंक्शंस को क्या करता है? ये एक ही टाइम देता है। मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे मान लो मृदा में कोई भी अपन दे रहे हैं उर्वरक वगैरह, तो उनको उनके लिए समय निर्धारित करता है कि जो भी अपने वेरिएबल्स हैं उनको किस टाइम देना अपने को उचित रहता है। ये डायनेमिक मॉडल आता है। फिर आता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, मतलब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को अपन बोलते हैं नियतात्मक मॉडल भी बोलते हैं। ये डिफाइन करता है कि एनपीके की डोज कितनी देनी चाहिए। ये क्या करता है? एनपीके की डोज कितनी देनी चाहिए डिसाइड करता है। फिर है मैकेनिस्टिक मॉडल। मतलब मैकेनिस्टिक मॉडल क्या करता है? ये जो वेदर के जो पैरामीटर्स है, मतलब मौसम के जो मापदंड है उनके मध्य क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, संबंध ज्ञात करता है, रिलेशन ज्ञात करता है। अब इसके बाद में देखो चार प्रकार के मॉडल हो गए। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट है स्टैटिक मॉडल। कौन सा है? स्टैटिक। स्टैटिक क्या करता है? यह टाइम इज नॉट इंड्यूस्ड एज ए वेरिएबल। मतलब इसमें जो होता है, मतलब इसमें जो टाइम है वो वेरिएबल के रूप में इंक्लूड नहीं होता है। इसके बाद में आता है सिमुलेशन मॉडल। कौन सा आता है? सिमुलेशन मॉडल, जो भी कंप्यूटर पर आधारित होता है। सिमुलेशन मॉडल किस पर आधारित होता है? ये कंप्यूटर पर बेस्ड होता है। फिर है डेस्क्रिप्टिव मॉडल। कौन सा आता है? डेस्क्रिप्टिव मॉडल आता है। फिर इसके बाद में है एक्सप्लेनेटरी मॉडल। कौन सा आता है? एक्सप्लेनेटरी मॉडल। तो साथियों इनका नाम है और इनकी डिटेल्स है, ज्यादा कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश में, एक बार आप रीडिंग मार लेना। और इसमें साथियों मैं आपको एक बार जूम करके भी बता देता हूं और पीडीएफ में आपको अच्छी प्रकार से दिख जाएगा। वैसे दिख रहा है ना अब तो? बढ़िया।
एक बार इसकी रीडिंग मार लो, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ज़रूरत ही नहीं है स्क्रीनशॉट की। दिख गया आराम से। अब इसके बारे में चलते हैं आगे की ओर। इम्पैक्ट अपने को नहीं पूछ रहा, अपने को पूछा था यूजेस। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप मॉड्यूल्स, मतलब इनका क्या क्या यूजेज होता है, जो अपन ने पहले बात की थी ना, वो ही इसके यूजेज आएंगे। देखो सबसे पहले अगर इसके बात करें कि एक तो होता है सोइल होता है, वेदर होता है, इनके मैनेजमेंट के लिए इनका क्या करते हैं, प्लांट, सोइल और वेदर है, इनके प्रबंधन के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्रॉप यील्ड हो गया, इसके अलावा ग्रोथ हो गई, इसके अलावा टाइमिंग हो गया, इनका क्या करते हैं, इनके लिए क्रॉप मॉड्यूल्स का कि किस टाइम पर अपने को कौन सा उर्वरक देना चाहिए, कब बुआई करनी चाहिए, इसकी ग्रोथ के लिए कौन सा पॉइंट रहता है, ये सारी चीज़ें अपन क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के द्वारा देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है कि जो अपने क्लाइमेट है, जलवायु की पहले ही क्या हो जाती है, भविष्यवाणी, इनके द्वारा क्या कर दी जाती है, भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग कर दी जाती है। इसके बाद में इसमें क्या होता है, डायग्नोसिस, मतलब इसमें यील्ड का मैप पहले ही अपन क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। इसके अलावा है ऑप्टिमाइज इरिगेशन मैनेजमेंट, सिंचाई का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। और ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, ग्रीन हाउस में जो क्लाइमेट है उसका कंट्रोल भी किसके द्वारा किया जाता है, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के द्वारा। फिर इसके बाद में है क्वांटिफाई ऑफ पेस्ट डैमेज, मतलब जो पेस्ट डैमेज करते हैं उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है। प्रिसीशन फार्मिंग में इनका यूज होता है। और क्लाइमेट चेंज से जो प्रभाव पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन का, उसके बारे में बताते हैं। और इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। ये अपना क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप मॉड्यूल्स, क्या हो गए, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप मॉड्यूल्स हो गए। इसको देख सकते हो आप आराम से। अब इसके बाद में जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप मॉड्यूल्स। क्या आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप मॉड्यूल्स, जो अपन ने ऊपर पढ़े लगभग ही क्या है, ये यूजेज, वो एप्लीकेशन पढ़े थे, यूजेज, एप्लीकेशन मतलब कार्य क्या है, उपयोग क्या है, वो सारे लगभग क्या है, सेम है। तो साथियों ये एक बार आप रीडिंग लगा लेना। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है जो STCR जो टेक्निक है अपन ने अभी पढ़ी थी, STCR टेक्निक सारी पढ़ ली थी, तो उसका ही डेफिनेशन है, क्लियर वर्डों में बढ़िया दिख रही होगी, यहाँ से आप देख लेना या वहाँ से पढ़ लेना। फिर इसके बाद में उद्देश्य अपन ने देख ही लिए थे। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, और आगे अपना कंप्लीट होता है ये सब्जेक्ट। साथियों ये अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से इसको देख लेना। और साथियों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में सर्वप्रथम पहुँचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।